नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। मदर कैसे है सर? आप ठीक है? काफी ठीक है। ओके। अच्छा देखिए, प्रणाम सर। हाँ, बहुत आशीर्वाद। देखिए, आज हम जो पिलर्स हम बना रहे हैं ताकि आप सभी लोग कल को बड़ी आसानी से टाइमिंग ऑफ मैरिज को डिसाइड कर लें, डिवोर्स को, सेपरेशन को डिसाइड कर लें, मैरिटल ब्लिस को डिसाइड कर लें। तो इसमें एक लास्ट हमारी क्लास 6 में जो हमारा पिलर हमने बिल्ड ऑन किया था वो नमांशा करेक्शन के लिए किया था, बट टाइम रेक्टिफिकेशन। तो हम क्विकली इसको 5 मिनट 7 मिनट में हम उसको रिकॉल करेंगे, क्योंकि ये हमारे एस्ट्रोलॉजी का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है। ये न केवल आपको हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा इसमें मैरिज की डिटर्मिनेशन में। मैरिज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर भाव के सिग्निफिकेशंस के लिए, हर भाव की स्ट्रेंथ को समझने के लिए, प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को समझने के लिए, दशा के समय प्लैनेट्स किस तरीके से आपको फल देने वाले हैं, इसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमने जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये था कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है जो बर्थ टाइम में जो भी साइन राइज कर रहा होता है, वो साइन एक इक्वेशंस को डिफाइन कर रहा होता है पति पत्नी के बीच में। तो वो फिर हमें पर्सनलाइज क्वेश्चंस पूछ के हमें इसके बारे में जानकारी लेनी होगी, क्योंकि D1 का साइन जो भी उदित होगा वो विवाह के तुरंत बाद उनके लाइफ के अंदर डिवॉल्व करेगा, मतलब उनकी लाइफ पे वो छा जाएगा। जैसे अगर छठा भाव अगर D1 का राइज कर रहा है, तो इसका मतलब विवाह के बाद वो लोन की स्थिति में आएंगे, कुछ डिजीजेस होंगी, डेट्स, डिजीजेस एंड डिफिकल्टीज लाइफ के अंदर। अगर पति अथवा पत्नी को अपने माता पिता के घर में कोई डिफिकल्टीज एज सच ऑन ए पेरिनियल बेसिस और कॉन्टिन्यूअल बेसिस नहीं आई हैं, लेकिन वो चूंकि विवाह में एक दूसरे के ग्रह लागू होने लगते हैं, तो इस तरह के इक्वेशन का नौमांश करेक्टेड बर्थ टाइम में इन बातों को बताएगा। अब जैसे 8th हाउस है, तो 8th हाउस का मतलब है कि बड़ी छिपाव के कुछ काम व्यक्ति करेगा। इसी प्रकार से उनकी एक इंडिफरेंस की आदत होगी। पति पत्नी के बारे में इंडिफरेंट होगा, पत्नी पति के बारे में इंडिफरेंट होगी। उनके जीवन के अंदर सडन गेन्स होंगे या सडन लॉसेस होते रहेंगे। इसी प्रकार से अगर 8th हाउस के राइज करने से एडिक्टिव आदतों को भी बताता है, नेगेटिव हैबिट के एडिक्शंस को भी बताता है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन की हो या वो लिकर की हो, सिगरेट्स की हो, लेकिन कोई ना कोई। और इसी तरह से छिपाव की स्थितियों को दिखाएगा कि वो वाइफ कहेंगी कि मुझे तो मालूम नहीं इनके अकाउंट में कितना है, बिजनेस में कितना ये अर्न करते हैं, मुझे कभी बताते नहीं। या पति कहेगा कि हाँ मेरी वाइफ सर्विस तो करती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उनको क्या सैलरी मिल रही है। इस तरह की बातें निकलेंगी। अब 12th हाउस अगर राइज कर रहा होगा, मैं आपको हर भाव के सिग्निफिकेशन, आप सभी लोग सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको भाव के सिग्निफिकेशन मालूम है। मैं आपको जो डिफिकल्ट भाव है उनके बता रहा हूँ। जैसे 12th हाउस एक दुख भाव है, अगर वो राइज कर रहा होगा तो मैरिज के बाद पति पत्नी फॉरेन के टूर्स में इन्वॉल्व होंगे, एक्सपेंडिचर प्लेजरेबल आइटम्स में बहुत होंगे, आपस में उनके बेड प्लेजर बहुत होंगे, कोई एडिक्शन की चीजें होंगी, यानी रेस्टोरेंट के फूड पे, जंक फूड पे, लिकर पे, पार्टीज थ्रो करने पे, इन सब पे वो काफी खर्चा कर रहे होंगे। इसके अलावा उनकी एक प्रकृति स्वरूप आप देखेंगे कि वो एरर ऑफ जजमेंट्स कर रहे हैं। उन्होंने कोई कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो प्रॉपर्टी उनकी डूब गई, या उन्होंने कोई बिजनेस का वेंचर शुरू किया, स्टार्टअप शुरू किया, उसके उन्होंने पहले 1-2 साल उन्होंने अच्छा किया, उसके बाद सारे लॉसेस में उनको बंद करना पड़ा, क्योंकि हाउस ऑफ लॉस है। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 12 हाउसेस के राइज करने से आप समझ जाते हैं कि
किस तरह की स्थितियां उस व्यक्ति के जीवन में विवाह के बाद आनी चाहिए। दूसरा इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जिससे आप पकड़ सकते हैं कि नवमांशा का जो लगन है उसका संबंध D1 या नेटल चार्ट के अंदर या तो सूर्य के साथ बने या चंद्र के साथ बने, और वो संबंध एक नक्षत्र के अनुसार हो सकता है, एक ग्रह की युति के साथ हो सकता है, सूर्य अथवा चंद्रमा की युति के द्वारा लग्नेश, नवमांशा के लग्नेश का, अथवा एस्पेक्टोरियल हो, मतलब वो दृष्टि से, मतलब म्यूचुअल एस्पेक्ट में हो सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ। देखिए सूर्य और चंद्रमा के साथ सब म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है क्योंकि ये 7th दृष्टि रखते हैं, तो ऐसी स्थिति होगी तो म्यूचुअल एस्पेक्ट। इसी तरह या पॉजिटिव सिचुएशन में हो कि जो लग्नेश है, अगर वो लग्नेश उसका वृश्चिक राशि उदित होती है नवमांश में, तो लग्नेश हो गया मंगल, तो मंगल का डिस्पोजिटर D1 के अंदर या राशि का नाथ या तो सूर्य की राशि में होगा अथवा चंद्र की राशि में होगा। तो ये आपका लिटमस टेस्ट है कि ये बर्थ टाइम करेक्ट है कि नहीं। अब इसको समझने का इसको करेक्ट करने का जो मोटा मोटा तरीका हम अपनाते हैं वो ये होता है कि D24 जो चतुर्विंशांशा चार्ट है वो व्यक्ति के एजुकेशन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू डेथ, जितना भी वो एजुकेट होगा, एकेडमिक्स के अलावा भी हम बहुत सी चीजें सीखते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन उन्होंने कुकिंग सीखा नियर टू द रिटायरमेंट टाइम और वो कुकिंग का उनको शौक हो गया। इसी तरह से बहुतों को मैं जानता हूं जो फोटोग्राफी सीखते हैं, तो ये सब लर्निंग है। अच्छा, ये क्यों जो मदर हैं वो फर्स्ट एजुकेटर मानी जाती हैं बच्चे की। माँ बच्चे को न केवल दूध सक करना सिखाती हैं, माँ बच्चे को 3 दिन 4 दिन और 10 दिन के बच्चे को उसको काफी समझ होती है कंफर्ट डिस्कंफर्ट की। तभी तो बच्चे को जब सुई लगती है, जो मीजल्स वगैरह के जो टीके लगते हैं, तो बच्चा रोता है क्योंकि सब पिंच की समझ होती है। पेन उसको समझ में आता है बच्चे को। उसके जब पेट में गैस बढ़ जाती है तो माँ ही हींग वगैरह उसकी नाभि में लगाती है, तो उसको वो भी एक समझ है। ये नेचर का प्रोसेस है जो बच्चे को बहुत समझदार बनाता है बचपन से ही। वो समझता है कि पेन क्या है, वो एक डिस्कम्फर्ट है उसका, इससे वो क्राई करता है, चिल्लाता है। तो माँ उसको अब अपने कंधे से चिपका के उसकी पीठ को मलती हैं, तो उसकी गैसेस निकल जाती हैं, उसका पेन खत्म हो जाता है। तो वो जानता है कि जब वो क्राई कर रहा है तो मदर का अटेंशन ड्रॉ कर रहा है। धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों से समझता है। जब उसने डायपर में अगर पी कर दिया उसने, तो वो एक डिस्कम्फर्ट की पोजीशन में है, और मदर ने बदला तो वो फिर कंफर्ट की पोजीशन में आ जाता है, तो वो क्राई करता है। वो धीरे धीरे क्राई करने लगता है, अपने डिस्कम्फर्ट को मदर को बताता है। तो ये शास्त्रों के अनुसार, नस्क जातकम के अनुसार, जिसमें कुंडली एक व्यक्ति की डैमेज हो जाती है और टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिल रहा होता, तो उसके अनुसार जो 4th हाउस है मदर का, या 5th हाउस है एम्पावरमेंट ऑफ मदर एंड केयर फ्रॉम मदर। तो एम्पावरमेंट फ्रॉम मदर मतलब किस तरीके से एक बच्चा एम्पावर हो रहा है माँ की वजह से, उसको दिखाने का जो तरीका है वो मातृ कारक एक चर कारक है। आपका जो प्रथम कारक होता है चर कारक, वो हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, जिसे आत्मकारक जो आपके सेल्फ को बताता है। आत्मकारक हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है आपकी कुंडली में। उसके बाद आता है जो आपके प्रोफेशन का, आपके वेल्थ क्रिएशन का प्लेनेट है, अमात्य कारक है, वो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का है। तीसरा आपके पुरुषार्थ का प्लेनेट है और आपके सिबलिंग्स का प्लेनेट है, जो कि 3rd कारक है। अरे सुनील जी, आपके उसमें एक वो, सुनील वशिष्ठ साहब, आपके उसमें एक वो लगा है कोई स्क्रीन सेवर जो बार बार काफी अट्रैक्ट कर रहा है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। सुनील जी, अच्छा, कोई वो कब सा घूम रहा है तो कंसंट्रेशन मंग हो रहा है, सॉरी। अच्छा देखिए, जो भ्रातृ कारक है, भ्रातृ कारक उसके सिबलिंग का प्लेनेट है या उसके पुरुषार्थ का प्लेनेट है, वो 3rd हाईएस्ट डिग्री का है इन द डिसेंडिंग ऑर्डर।
इसके बाद जो चौथा डिसेंडिंग ऑर्डर का प्लैनेट है, मतलब कम डिग्रीज का प्लैनेट है, वो मातृकारक है, माँ का प्लैनेट है। तो हमें मातृकारक को, कुंडली के मातृकारक को देखना है, फोर्थ ऑर्डर के डिग्रीज में प्लैनेट को, और उसको हमने चतुर्विंशांश को घुमा के, टाइम को आगे पीछे बढ़ा के, उसको फोर्थ हाउस में या तो प्लेस करना है या एस्पेक्टिंग करना है, अथवा फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड और एस्पेक्टिंग करना है। चूंकि D24 एक बड़ा फास्टर मूविंग चार्ट है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। एक बार अगर हम इसको सेट कर लेते हैं, या तो फिफ्थ को देखें या फोर्थ को देखें, लेकिन आपने इसमें ट्रबल नहीं होना है, क्योंकि एम्पावरमेंट फ्रॉम मदर वो भी माँ की तरफ से एक एजुकेशन को दिखाता है, और मदर के साथ सानिध्य या उसका कनेक्ट वो फोर्थ हाउस को दिखाता है। तो फिफ्थ एंड फोर्थ हाउस दोनों में से कोई भी हो सकता है। और आप ये समझ आइए कि कोई भी जो चार्ट होता है वो बड़ा किस तरह से फास्टर मूविंग होता है। 30 डिग्री की राशि को 24 भागों में बांटा हुआ है, तो आप समझ लीजिए लेस, मतलब लिटिल मोर देन ए मिनट ये बढ़ जाएगा। जगदीश मेहता साहब, मैं क्लास के बाद में ना 1 घंटा रखता हूँ, उस आप एक काम कीजिए, एक पैड ले लीजिए। राहु केतु के लिए इधर पूछना था, मातृनसा की बात कर रहे हैं तो वो राहु केतु फोर्थ लोएस्ट डिग्री वाले होते हैं नहीं तो नहीं, हम राहु केतु को नहीं लेते, वो छाया ग्रह, हम उन, सात कारकों को लेते हैं। उसके पीछे बाद में वाले गिनेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हम 7 कारक को ही हम लेते हैं। देखिए, ओके। राहु और केतु को जिन्होंने भी जैमिनी ज्योतिष पढ़ी है, उनको ये समझ जाना चाहिए कि राहु को जैमिनी ज्योतिष में तब लिया जाता है जब 2 कारक समान डिग्री, समान मिनट और समान सेकंड्स के होते हैं। अगर वो कम ज्यादा नहीं है, सेकंड्स को आप एक्सपेंज कर देते हैं, मिनट्स, डिग्री और मिनट बराबर हो। जैसे किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा, अमावस्या की बढ़त है चौक, और वो 15 डिग्रीज और 0 मिनट के हैं। सूर्य भी इतने का है और चंद्रमा भी इतने का है। अब ये 2 कारक एक हो गए, तो हमें राहु को 8वें कारक के रूप में देखना होगा। और राहु को कारक देखने के लिए जितनी डिग्री राहु की होती है वो 30 डिग्री से माइनस करके उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसको उठा लेता है, और वो फिर वो डिटरमाइन करता है कि दूसरी चेष्टा ये की जाती है राहु आत्मकारक ना बने, क्योंकि राहु नॉर्मली आत्मकारक को, इवन जैमिनी के जो मास्टर्स हैं वो भी राहु को आत्मकारक नहीं बनाते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो 7 कारकों से काम चलाते हैं। वैसे ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सीन है कि 2 प्लैनेट्स की डिग्री और मिनट बराबर होंगे। अच्छा, अब ये आपने D24 को आपने सेट कर लिया, तो आप फिर जाते हैं नवांश जो आपने सेटल किया है, उस नवांशा का जो 9th हाउस है वो पिता का हाउस है, और वहां से 10th हाउस, छठा हाउस है, वो पिता के प्रोफेशन का है। लेकिन पिता का प्रोफेशन 9th का लॉर्ड, उस पे पड़ने वाला एस्पेक्ट, उसका डिस्पोजिटर, और छठा भाव नवांशा का, उसका डिस्पोजिटर, उस पे पड़ने वाले एस्पेक्ट, उस पे बैठा हुआ प्लान, ये डिटरमाइन करेंगे। इसमें आपको ये देखना है कि आपको बुल्स आई नहीं होता अभिनव बिंद्रा का, जैसे पिस्टल शूटिंग में ओलंपिक्स में उनको गोल्ड मेडल मिला, तो इस तरह से नहीं होता। हमें सेटल करना होता है। जैसे फादर रेलवेज में है, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये है कि सूर्य और शनि का संबंध होना चाहिए, क्योंकि शनि जो है कारक है और सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। अब सपोजिंग वो ये स्पेसिफाई करे कि रेलवेज में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, तो एक बुध और आ जाएगा। और अगर वो कहें कि रेलवेज में वो चीफ कमर्शियल मैनेजर थे, जो कि इंडियन रेवेन्यू ट्रैफिक सर्विसेज का हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट रैंक है, उसके बाद वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनते हैं, तो इसका मतलब गुरु का एक प्रभाव है पिता के भाव पे, सूर्य का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, बुध का प्रभाव। तो जितने ज्यादा प्लैनेट्स प्रभाव डालेंगे उतना बड़ी पोजीशन में पिता को पहुंचाएंगे। चीफ कमर्शियल मैनेजर, मैं आपको बता दूं, सीसीएम जैसे होते हैं रेलवेज के, वेस्टर्न जोन का जो सीसीएम होगा वो पूरे वेस्ट जोन का मालिक होगा, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस का। उसके बाद उसकी अगर कोई भी उसका रैंक में इजाफा होगा तो मेंबर बनेगा रेलवे बोर्ड का। तो अब इतने बड़े ओहदे का व्यक्ति, उसके पिता अगर हैं, तो 9वें भाव पे सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट होगा।
शनि का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, गुरु का भी होगा, क्योंकि गुरु वृहत्ता की, सोशल स्टेटस में वृहत्ता का कारक है, बढ़ोतरी का कारक है। इसी प्रकार से दादा को हम पंचम भाव से देखते हैं, नवमांश की, और पंचम से दसम सेकेंड हाउस है आपका। तो दादा का प्रोफेशन, जैसे मैंने अपने नोट्स में आपको लिख के दिया, मैंने एग्जाम्पल दादा वाले दिया था, तो दादा का आपने देखना है फिफ्थ से सेकंड से, उस पर पड़ने वाले प्रभाव। अब जैसे मेरे अपने नवमांश के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि वो ठीक है नवमांश, क्योंकि सूर्य मेरे ग्रैंडफादर सिविल सर्जन रिटायर हुए, और वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने जो है लंदन में उन्होंने फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन से उन्होंने एक डिग्री उन्होंने ली थी। अंग्रेजों के जमाने में वो पढ़े थे आगरा मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद वो जिस समय वो द सीनियर सर्जन थे गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट ने उनको FRCS कराने। तो वो एक बड़ा वृहत्ता का प्लेनेट है सूर्य, और वैदिकी का भी प्लेनेट है। कहने का मतलब है कि जब आप अपने उसको नवमांश को देखते हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी आपके पूरे खानदान में, अगर आपके दादाजी एक बहुत इलस्ट्रियस पोजीशन में है, तो आपका सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस उस बात को पूरी तरह से दिखाएगा। अब नाना है, नाना चूंकि मदर का भाव फोर्थ है, तो फोर्थ से नाइन्थ हमारा 12th हाउस है नवमांश का। 12th हाउस से नाना का पता चलेगा, और 12th का 10th, 12th से 10th अगर आप काउंट करें तो 9th हाउस हो गया। तो 12th और 9th हाउस से नाना का प्रोफेशन आएगा। किसी के नाना, अगर वो बता रहा है आपका क्लाइंट कि उनके नाना बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और वो उनकी कपड़ों की मिल चल रही थी, तो कपड़ा जो आता है वो चंद्रमा से आता है, और वैल्यू एडिशन जो कपड़े का है वो शुक्र से आता है। अगर वो बड़े लेवल पे, जैसे मैं कुंडली को करेक्ट कर रहा था, तो उसने लड़के ने कहा कि मेरे नाना के पिक्चर हॉल्स थे, तो उसका शुक्र एक उच्च की दृष्टि रख रहा था 12th हाउस में। तो शुक्र चूंकि फिल्मों का कारक है, तो समझ में आ रहा था। और चूंकि मंगल भी देख रहा था, तो उसने बताया कि नाना का वहीं पिक्चर हॉल में ही एक अमिताभ की मूवी आई थी, उसमें टिकट्स वगैरह नहीं मिल पाए लोगों को, तो स्कूल के स्टूडेंट्स अब बलवा कर दिया, और नाना जब वहां उनको करने गए तो किसी ने चाकू मार दिया, उनकी डेथ हो गई। तो इसका मतलब मर्डर भी नाना का हुआ है। तो वो सारी बातें वहां से निकलेंगी। देखिए, वो चीजें आपको एक माइक्रो लेवल पे आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मंगल जैसा प्लैनेट एक अटैक का प्लैनेट है। मंगल के साथ में केतु भी देख रहा है, तो उसका मतलब वो नाइफ अटैक का प्लैनेट है, या इस तरह के मॉब के अटैक का प्लैनेट है। तो आप चीजों को ऐसे करके समझने लगेंगे। इसी प्रकार से मदर आपकी फोर्थ हाउस से आती हैं। मदर का प्रोफेशन नवमांश की लगन से आएगा, उनके वहां से दसम भाव से। तो आपने मदर का पूछना है। अगर किसी की मदर जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो वहां पे गुरु का एक संबंध होगा, बुद्ध का संबंध होगा। तो इस तरीके से आप उसे फिक्स करेंगे। अब इसके बाद हमें करेक्ट करना होता है षष्ठ्यांशा को। षष्ठ्यांशा जो चार्ट है, वो चूंकि हमारे पूर्व जन्म का चार्ट है। षष्ठ्यांशा में लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये षष्ठ्यांशा केंद्रों से निकलना चाहिए, कोई कहता है त्रिकोणों से निकलना चाहिए। एक बात आप समझिए कि आपके जो पूर्व पुण्य है वो त्रिकोणों से निकलते हैं। आगामी पुण्य, भाग्य, भाग्य जो आपके पूर्व पुण्य पे आधारित है, वो नवम से निकल रहा है। भाग्य क्या है, भाग्यशाली होना क्या है? ऐसा कोई नहीं होता कि कोई आदमी जीरो भाग्य लेके पैदा हुआ और उसने यहां पे उसने कोई तपस्या कर दी और उसका अचानक ही उसकी कुंडली का वो भाग्य भाव बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। भाग्य एक निर्धारित होता है व्यक्ति का। तो निर्धारित भाग्य का मतलब ही है कि पूर्व पुण्य से संबंधित है। और ये भावात भावम न्याय का भी नियम है कि पंचम भाव लगन से जितना डिस्टेंस्ड है उससे उतना ही काउंट करें, तो वो पिछले भाव को वो क्वालिफाई करेगा या उसको और वृहत्ता से एक्सप्लेन करेगा। पूर्व पुण्य हमारे पंचम भाव से आते हैं, नवम भाव से भी पूर्व पुण्य से बना हुआ भाग्य आता है, जो कि हमें इस जीवन के अंदर कोई भी अचीवमेंट्स के लिए हमारा एक बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड बनता है। सारी चीजें पुरुषार्थ से नहीं होती। पुरुषार्थ के अलावा भाग्य की स्थितियां भी व्यक्ति को सफलता असफलता के
निर्धारण में काम आती हैं। तो आपने ये समझ लेना है कि त्रिकोण के जो भाव हैं, जिसमें प्रथम भाव से जिससे आप आते हैं, पंचम भाव जो आपके पूर्व पुण्यों का है, और नवम भाव आगामी पुण्यों का है, लेकिन नवम भाव बना ही पूर्व पुण्यों की वजह से है। भाग्य का निर्धारण आपके पूर्व कई जन्मों में किए गए अच्छे काम अथवा बुरे काम इसको निर्धारित करते हैं। एक आदमी अभाग्यशाली है तो भी पूर्व जीवन के कर्मों की वजह से है। मैं कई बार मैं ऐसा देखता हूं कि एक व्यक्ति के पिताजी बड़ा मतलब गरीब शिक्षक प्राइमरी स्कूल के हैं, और वो बड़े वो कांवड़ भी लेके जाते हैं, वो सारे द्वादश ज्योतिर्लिंग, 4 धाम सब कर चुके हैं, लेकिन वो पैनी पैनी के लिए तरसते रहे। बच्चों को कभी भी शिक्षा के लिए उनको किताबें तक नहीं मिल पाई। किताबें भी उनके स्कूल की टीचर्स ने उनको, मेधावी छात्र होने की वजह से उनको किताबें जो है उनको गिफ्ट की कि तुम किताबों से पढ़ो। या जो स्कूलों में जाके जो इंडस्ट्रियलिस्ट या बिजनेसमैन दान करते हैं, उनको ये बताया गया ये बच्चे बहुत मेधावी हैं, अच्छे हैं, आप इनको पुस्तकें दीजिए, इनको स्कॉलरशिप दीजिए। तो ये, लेकिन जब पिता की स्थिति है तो उसका मतलब है कि भाग्य, अब आप ये कहेंगे कि इतना धार्मिक काम करने वाला व्यक्ति जिसने अपने जीवन में हर किसी का ध्यान रखा और हमेशा भगवान की पूजा में संलग्न रहा, उसे मटेरियल लाइफ में कुछ भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उसका भाग्य ऑलरेडी निर्धारित हो चुका था पूर्व जन्मों के कर्मों के द्वारा। तो ये नवम भाव है। तो जो लोग ये कहते हैं कि षष्ठ्यांशा को आप सेकंड हाउस से निकाल लो, आप उसे जो उपचय भाव से निकाल लो, 3, 6, 8, 10, 11 भाव से निकाल लो, या नवमांशा को आप केंद्र भावों से निकाल लो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। लॉजिक पे पूरा ज्योतिष लिखा गया है। हमारे ऋषियों ने बड़ा कॉमन सेंस यूज किया है और बड़े नीतिज्ञ तरीके से इस शास्त्र को लिखा है। जब भी आप इसके कोई भी नियम को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना ज्यादा कॉमन सेंस इसमें यूज हुआ है। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम फील नहीं कर रहे हैं। तो उनके अनुसार, चूंकि हम षष्ठ्यांशा से एक व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों का पूरा हम हवाला समझते हैं कि पूर्व जन्म में क्या था, किस तरह के उसने कर्म किए। वो जो है मांस भक्षी था, वो झगड़ा करने वाला था, माता पिता का सेवक था, वो अपने भाई बहनों को लुक आफ्टर करता था, या एक व्यक्ति बहुत लालची था। इन बातों को चूंकि हम समझते हैं तो ये आपकी D1 चार्ट के त्रिकोणों से निकलेगा। तो आपने ये देखना है कि जो भी षष्ठ्यांशा, उसके जो क्लोजेस्ट जो त्रिकोण बनेगा उस पे आपने उसको मूव करना है। जैसे कहने का मतलब है कि 11 नंबर है और आपने उसको फायरी साइंस में बनाना है 159 में, तो 11 को आप 5 पे नहीं लाएंगे, 11 के नियरेस्ट है 9 पे लेके आएंगे, या 11 से नियरेस्ट है 1। तो आपको ये सेटल करना होगा, और उस सेटलमेंट में आपको षष्ठ्यांशा पूरी तरह से ये बताएगा कि इस व्यक्ति का, सपोज आपने उसको 1 पे किया तो शुक्र अगर लगन पे आ गया, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा फेयर होना चाहिए और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, देखने में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी उसकी होनी चाहिए। अगर आप उसके सामने बैठे देख रहे हैं उसको और आप उसे डिसऑर्गेनाइज देख रहे हैं, उसको फेयर कलर्ड का सुंदर नहीं देखे, क्योंकि शुक्र के अंदर मैग्नेटिज्म है। ये जितनी भी आपके सेलिब्रिटी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी तरफ आप आकर्षित होते हैं, देखते हैं, वो सभी शुक्र की प्रधानता है उनके अंदर। न केवल फिल्म वर्ल्ड में लेके आता है, वो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, इनको भी कंटेस्ट, इस तरह के कॉन्टेस्ट को भी वो जीत के आई हैं। मतलब कि आप समझिए कि जजेस की एक बहुत बड़ी बिसात ने उनको पास किया है, और उस प्रोग्राम को मतलब मिलियंस ऑफ दर्शक अपने टीवी पे या उस ऑडिटोरियम हॉल में उसको वॉच कर रहे हैं। तो जजेस उसमें कोई एरर ऑफ जजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर अंडर स्क्रूटनी। और उसमें पेपर वाले भी बैठे हैं जो कि उस पे कल को पेपर में लिखने वाले हैं। अगर कोई किसी को जबरदस्ती का बना देंगे वो, तो उसको लिखेंगे कि वहां पे ये होता है, पर्सनालिटी को देखा जाता है, न केवल उनके बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं, उस क्राइटेरियाज के अलावा उसके व्यक्तित्व को भी देखा जाता है। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है उसका, वो किस तरह का आंसर दे रहा है।
बहरहाल कहने का मतलब है कि आपने षष्टियांशा को करेक्ट करना है। इसके बाद फिर आप एक इवेंट को उसके जीवन के लेंगे। देखिए सारे पॉइंट मुझे ऑफेंड याद नहीं, क्योंकि मैं इसके बाद एक बिल्कुल मेडिक्स के साथ में घिरा हुआ था, मैं चला गया था, मैंने पूरा नोट्स आपको दिए। और मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि इतना बड़ा जो 10 दिन का गैप आपका आया हुआ है, इसमें आप लोगों ने पिछले 6 क्लासेस को के वीडियोस को बार बार देखा और उनको पढ़ा है, नोट्स को पढ़ा है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई अपने आप से ईमानदार व्यक्ति है तो देखिए, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। नॉलेज और जो परफ्यूम है, ये इसको आप छिपा नहीं सकते। अभी कुछ समय के बाद में लोगों ने क्वेश्चन पूछना है, तो मैं 25 साल से ज्योतिष पढ़ा रहा हूं और उसके पहले मैंने 24 साल मल्टीनेशनल्स में काम किया। तो मुझे 1 मिनट लगता है ये समझने में कि एक व्यक्ति की अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, वो इस लेवल को पहुंच गया है या वो अभी भी इस लेवल पे चल रहा है। और लेवल हमारा इस पे डिसीजन होता है कि जो आपके गुरुजी ने आपको पढ़ाया, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं, मैं समझ जाऊंगा कि आपने नहीं पढ़ा है, आपने उन वीडियोस को नहीं वॉच किया। आपको 10 दिन का एक बहुत बड़ा टाइम मिला था जिसमें 5-6 क्लासेस को आप कंसोलिडेट कर सकते थे। अब ये क्लासेस क्या हैं? ये हमारे पिलर्स हैं, इस पे हमारी इमारत खड़े होने वाली है। शुरू की क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद तो फिर हम एग्जाम्पल कुंडलीज से हम जो है टाइमिंग्स को निकालेंगे, हम सेपरेशन को निकालेंगे, डिवोर्स को निकालेंगे, इन सब बातों को हम देखेंगे। फिर हम दशाओं के साथ उनको कोरिलेट करेंगे, तो हम फिर अपनी समझ को बढ़ाएंगे कि किस दशा के अंदर व्यक्ति की विवाह होने का या विवाह टूटने की सबसे ज्यादा संभावित है। अब इसके बाद जब आपने ये करेक्शन कर लिया, तो अब आपका एक लिटमस टेस्ट होता है। कुछ जीवन की घटनाएं पूर्व निर्धारण पे चलती हैं, जैसे उस व्यक्ति के पिता अथवा माता का देहांत होना, उसकी पत्नी का देहांत होना, कोई भी इस तरह की बड़ी घटना उसके जीवन की, वो पूर्व निर्धारित है। उनकी आपने डेट ऑफ डेट ऑफ डिजीज वो आपने नोट डाउन करनी है। उसके बाद वो दशा के 5 फोल्ड्स को आपने निकाल के आपने देखना है क्या वो कोरिलेट कर रहा है। अब सपोज वो कहें कि माता जी का देहांत कैंसर की वजह से हुआ है, तो राहु का इन्वॉल्वमेंट अवश्य होना चाहिए, क्योंकि कैंसरस प्लैनेट राहु है। अगर वो कोई कहे कि वो ऑपरेशन थिएटर में डेथ हो गई ऑपरेशन के दौरान, तो केतु का इन्वॉल्वमेंट, मंगल का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो कुछ बातों को आप कॉमन सेंस से यूज करते जाएंगे, और एक बार अगर इवेंट्स आपके साथ में सेटल हो रहे हैं तो फिर आपको चिंता नहीं करनी है। फिर इसका मतलब टाइम ऑफ बर्थ हैज बीन करेक्टेड टू द मैक्सिमम लेवल। ये तो हमारा रिकैप था पिछली क्लास का, जो कि मैंने ये बहुत जरूरी समझा कि मैं इसको बताऊं, क्योंकि हमारा जो आगे का जितनी भी क्लासेस होने जा रही हैं वो अभी आज के टॉपिक पे और करेक्टेड नवमांश पे आधारित होगी, क्योंकि आप जानते हैं नवमांश को स्पाउस के लिए देखा जाता है, और यहाँ हमारी मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स चल रहा है। अब आता है विवाह को या जीवन की किसी भी घटना को निर्धारित करने के लिए ऋषि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में आरूढ़ का कॉन्सेप्ट समझाया है। जैसे अश्वारूढ़ होता है, अश्व आरूढ़ कहते हैं, अश्वारूढ़ जो कि घोड़े के ऊपर माउंटेड ऑन द हॉर्स बैक, उसको बोलते हैं अश्वारूढ़। तो जो आरूढ़ है वो भाव के ऊपर बैठा हुआ है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, जो भाव के बारे में पूरा डिटेल में संज्ञान ले रहा है वही आरूढ़ है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है उस भाव को। अश्वारूढ़ क्या करता है? अश्व को, घोड़े को कंट्रोल कर रहा होता है। ये तभी घोड़ा को वो राइट मोड़ता है, लेफ्ट मोड़ता है। तो जो आरूढ़ का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें लगन आरूढ़, वैसे तो 12 के 12 भावों के आरूढ़ बनते हैं, लेकिन जो लगन आरूढ़ है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर हम 7th का आरूढ़ इसमें देखेंगे, फिर हम उपापदा लगन देखेंगे जो कि 12th का आरूढ़ है। लेकिन पहले आप आरूढ़ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। किसी भी भाव की स्ट्रेंथ अथवा वीकनेस को समझने का आरूढ़ सबसे अधिक
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब इसमें लोग ये कहते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखा अपनी पुस्तकों में लिख देते हैं कि आरूढ़ एक्चुअल में एक व्यक्ति का परसेप्शन है, सोसाइटी के द्वारा उस व्यक्ति को किस तरीके से परसीव किया जा रहा है। लेकिन हमारे गुरुजी श्रद्धेय श्री खेमराज गौड़ साहब और मैं भी उसी थिंकिंग में, उस लॉजिक पे आधारित, और इवन के.एन. राव साहब, इस बात को हम मानते हैं कि कोई भी परसेप्शन आपके इर्द गिर्द रहने वाले सोसाइटी के मेंबर्स का तभी आपके बारे में डेवलप होता है जब आपके अंदर उस तरह की बेसिक टैलेंट्स होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस तरह की चीजों में कोई भी आदमी आपको पहलवान नहीं बता सकता अगर आप पहलवानी में अखाड़े में नहीं जा रहे हैं, अगर आप पहलवानी का काम नहीं कर रहे हैं, या आपने कभी पास्ट में अपनी एजुकेशन टाइम में पहलवानी की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और आपके घर के अंदर शील्ड्स रखी हैं, फोटोग्राफ्स हैं, तभी तो लोग कहेंगे भाई ये पहलवान थे पहले, या इनके पिताजी पहलवान थे। तो ये आरूढ़ जो है सिर्फ एक परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन बेस्ड ऑन फैक्ट्स है। तो इस वजह से प्रत्येक भाव का जितना डिटेल आप आरूढ़ के द्वारा समझ पाएंगे उतना आप D1 के द्वारा नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको अभी इसके एग्जाम्पल से आपको वाकिफ करूंगा। अब आरूढ़ का कैलकुलेशन कैसे होता है? आरूढ़ का मतलब है भाव का स्वामी उस भाव से जितना आगे मूव कर रहा है उतना ही आपने आगे काउंट करना है और उसे लग्नवत करना है। जैसे कहने का मतलब, मेष लगन की कुंडली है, आपने लगन का आरूढ़ बनाना है और लगन का स्वामी मंगल सिंह राशि पंचम भाव में बैठा है, तो आपने 5th हाउस से 5 और काउंट करना है, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। तो इसका मतलब वो 9th हाउस में सैजिटेरियस या धनु राशि में लगन का आरूढ़ निर्धारित होगा। अब आपने इस नवम भाव को लग्नवत करना है और D1 के जो प्लैनेट्स की राशिगत स्थितियां हैं उनको चेंज नहीं करना है, उनको एज इट इज आपने पोस्ट करना है। तो ये लगन का आरूढ़ बन गया और इस प्रकार से आप 12 के 12 भावों का आरूढ़ बना सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव से जितना आगे गया है उतना ही उस भाव पे जहां वो स्वामी उसका बैठा है द्वितीय भाव का, उस भाव से उतना ही आपने आगे काउंट करना है। जो भाव नेक्स्ट आता है उसे लग्नवत करना है और D1 की पोस्टिंग एज इट इज रहने देनी है। तो द्वितीय भाव का आरूढ़ हो गया। इस प्रकार से आप 12 भावों का आरूढ़ बनाएंगे तो आपको बड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, अपने सोर्सेज मिलेंगे वेल्थ के, धन कमाने के, चाहे क्या वो धन आपको विरासत में मिल रहा है या बहुत मेहनत मशक्कत से मिल रहा है, प्रॉपर्टीज के लेन देन से मिल रहा है, माइनिंग की एक्टिविटीज से मिल रहा है। बहुत से लोगों की कोयले की माइंस होती हैं, उस तरह का काम करते हैं, उससे वो कमा रहे हैं, या आप पॉलिटिक्स से कमा रहे हैं। तो ये धन का आरूढ़ आपको उस तरीके से बताएगा। उसी प्रकार से व्यक्ति का पुरुषार्थ और उसकी सिबलिंग्स की स्थिति तृतीय भाव के आरूढ़ से आपको पता चलेगी। उसका परफॉर्मिंग आर्ट्स का की अचीवमेंट्स भी 3rd हाउस से पता चलेगी, लेखन का काम भी। तो अब इसमें एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? भाव का स्वामी अगर भाव पे ही बैठा हो अथवा भाव से 7th में बैठा हो तो भाव का आरूढ़ भाव से 10th भाव से बनाया जाएगा। जैसे मेष लगन है, मेष लगन का स्वामी 7th भाव में तुला राशि में बैठा है। मैं मेष इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को कुंडली को दिमाग में कैलकुलेट करने में परेशानी ना हो। मेष लगन का स्वामी मंगल है, अगर वो मेष राशि पे ही बैठा है लगन पे अथवा वो 7th हाउस में तुला राशि में बैठा है तो जो आरूढ़ बनेगा मेष लगन का वो 10th भाव से बनेगा, यानी कि मकर राशि से बनेगा। मकर राशि को आप लग्नवत करेंगे। अब लगन का स्वामी अपने भाव से अगर चतुर्थ है अथवा वो 10th पे बैठा है अपने भाव से, तो जो आरूढ़ होता है वो भाव से 4th भाव से बनेगा।
यानी कहने का मतलब है कि मेष लगन की कुंडली में लगन का स्वामी कर्क राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, अथवा मकर राशि में उच्च का होके बैठा है मंगल, या नीच का होके कर्क राशि में बैठा है। तो ये जो इसका जो भाव का आरूढ़ बनेगा वो कर्क राशि में बनेगा। अब आप समझ गए, फोर्थ में हो, टेंथ में हो, फोर्थ हाउस से बनेगा। फर्स्ट में हो, सेवंथ में हो तो टेंथ हाउस से बनेगा। दैट इज द एक्सेप्शंस टू द रूल। अब मैं आपको एक कुंडली से मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से जिस कुंडली को लेके इतना लोग परेशान हुए, श्री अमिताभ बच्चन की कुंडली में 4 ग्रह और जो फेम का जो प्लैनेट है सूर्य, नेम फेम का, उन्हें फेम मिला है इंटरनेशनल लेवल का। और वो फेम का जो प्लैनेट है वो उनका अष्टमगत है, शुक्र नीच का है अष्टम भाव में, बुध उच्च का है, और उसके साथ में उनका मंगल भी बैठा हुआ है। 4 ग्रह उनके अष्टम भाव के हैं। लेकिन आप देखिए, एंग्री यंग मैन का उनको खिताब मिला, इसके अलावा इंटरनेशनल रेपुटेशन बनी, फेम मिला, और जीवन में कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति की उन्होंने। तो हम इसके लिए हम उस पे चलते हैं। ये अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप है। देखिए, अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप में D1 को देखकर ज्योतिष के तमाम विद्यार्थी, एक्चुअली जो लगन आरूढ़ का जो कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा प्रबल रूप से ज्योतिषियों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, वो तब हुआ जब श्री PV नरसिम्हा राव साहब भारत के प्रधानमंत्री बने। उनकी कुंडली से प्रधानमंत्री का योग लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन लगन आरूढ़ बनाने के बाद दशाओं के द्वारा उनका प्रधानमंत्री बनाना पूरी तरह से समझ में आने लगा। इसी प्रकार से अमिताभ बच्चन के समय पे भी आरूढ़ का कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर तक अच्छे ज्योतिषियों ने इस पे अप्लाई किया। उसका कारण था कि अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप में लगन तो फोर्थ हाउस में, ये 11 अक्टूबर 1942 की इनकी बर्थ है, 16 बजे की, इलाहाबाद की, यूपी। लगन इनका कुंभ है और राशि इनकी तुला है। तो कुंभ लगन का स्वामी इनका चतुर्थ में बैठा है। तो अभी देखिए कि लगन का स्वामी अगर चतुर्थ में बैठा है तो जो आरूढ़ बनेगा, चतुर्थ में बैठा हो या दसम में बैठा हो, तो चतुर्थ भाव से आरूढ़ बनता है। तो ये उनका आरूढ़ बनेगा वृषभ लगन से। और इसमें देखिए, क्रिएटिविटी का जो हाउस है पंचम भाव है, लगन का स्वामी क्रिएटिविटी के भाव में आ जाता है। और केंद्र का स्वामी सूर्य लक्ष्मी नारायण योग बनाता हुआ सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं पंचम भाव में। इसमें केंद्र और त्रिकोणों का संबंध बनता है। और मंगल जो सप्तमेश हैं वो इनके पंचम भाव में आ गए शुक्र के साथ, और नीच के शुक्र का नीचभंग राजयोग बन जाता है। तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का भाव है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स का भाव थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस में गुरु उच्च के बैठे हैं। इस तरीके से जो भाव का जो आरूढ़ होता है, लगन का आरूढ़ है या किसी दूसरे भाव का आरूढ़ है, वो बड़ी आसानी के साथ आपको ये समझा देता है कि इस व्यक्ति को किस तरह का राजयोग इस व्यक्ति के जीवन में उभर के आएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग स्वयं इस पे बोलें। अब देखिए, इसमें जो इनको 9 मूवीज के बाद सफलता मिली है शनि की महादशा में। और इनकी जो पहली मूवी जो हिट हुई थी वो 1975 में हुई है, जिसमें शनि बुध की
उनको महादशा चल रही थी। शनि की दशा में जंजीर और दीवार, इनकी शूटिंग्स वगैरह शुरू हो चुकी हैं। ये उनको इसके रोल्स मिल गए थे और ये मूवीज जो है रिलीज हुई है 1973 और 75 में उनको शोले और दीवार रिलीज हुई, 73 में उनको उनकी जंजीर रिलीज हुई। तो अगर आप ये देखें तो शनि की दशा में, तो शनि यहाँ पे 10th भाव का स्वामी लगन आरूढ़ में लगन पे आ जाता है। ये एक महाभाग्य योग बन जाता है। इसमें कहते हैं लग्न कर्माधिनेतारो अन्यो श्रेय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम विख्याति विजयी भवेत। एक महाभाग्य योग में जब भी कभी लगन का 10th का कोई भी संबंध बनता हो तो फिर एक महाभाग्य की स्थितियों को व्यक्ति प्राप्त होता है। और आपको मालूम है कि वृषभ लगन के अंदर शनि राजयोगाकारी माने जाते हैं क्योंकि वो 9th भाव और 10th भाव के स्वामी है। तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए इनकी हॉरोस्कोप में, लगन के जितेंद्र पाल सब और स्वाति, मीनू, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो तो पार्टिसिपेट करें। सर हाँ 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 जी सर, मैं ट्रेवलिंग कर रही हूँ ना, मेरी आवाज बीच बीच में कट जाएगी। सर मुझे एक छोटी सी बात अरुण लगन की पूछनी थी कि एक्सेप्शनल ऑफ अरुण लगन इज कि अगर लगन लग्नेश पर बैठे या लगन का लॉर्ड 7th में हो या फिर लगन का लॉर्ड आपने 4th में बताया है। दीज आर 3 एक्सेप्शनल फॉर अरुण लगन। नहीं, फोर एक्सेप्शंस हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सेप्शन है, लगन का स्वामी लगन में बैठे अथवा 7th में बैठे। 7th में बैठेगा अगर लगन का स्वामी तब भी लगन को देख रहा होगा। हाँ जी। लगन का स्वामी प्रथम में बैठे अथवा 7th में बैठे तो लगन का आरूढ़ 10th भाव से बनेगा। लगन का स्वामी 4th में बैठे अथवा 10th भाव में बैठे तो लगन का जो आरूढ़ बनेगा वो 4th भाव से बनेगा। ये ओके, जैसे अमिताभ जी का बना हुआ है। हाँ स्वाति, ये आवाज बहुत कट रही है एक्चुअली। सर 12 भावों के 12 चार्ट हाँ बनेंगे सर। हाँ डॉक्टर शांता बोलिए। 12 भाव के 12 travel भाव कर के रहे हैं 12 इसलिए- चार्ट बनेंगे अरूढ़ के। जी जी जी, आप ठीक कह रही हैं। 12 भाव के 12 आरूढ़ बन जाएंगे। किसी भी भाव के बारे में बहुत डिटेल में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उस भाव का आरूढ़ बनाकर और नवमांशा की सहायता से आपने उस भाव को स्टडी करना है। Guruji, how do we know which one to take it, whether Arudha Lagna or this thing, or any Bhava for that matter? देखिए, How do we decide हाँ, which one is more prominent? Yeah, Which I'll one is explain more you. prominent? लगन आरूढ़ जो है वो हमारा बेस बनेगा। लगन आरूढ़ हमेशा स्टडी किया जाएगा, चाहे वो उसके प्रोफेशन के बारे में हो। लगन आरूढ़ के 10th भाव से प्रोफेशन निकलेगा। उसके पत्नी के बारे में है तो लगन आरूढ़ के 7th भाव से पत्नी निकलेगी। उसकी सिबलिंग्स के बारे में उसकी इक्वेशंस हैं। बहुत से लोगों का सिबलिंग्स के साथ में मनमुटाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोग कोर्ट में केसेस में चले जाते हैं। उन बातों को डिटेल में समझने के लिए हमें लगन आरूढ़ से ही 3th भाव को स्टडी करना होगा। इसके अलावा माँ के बारे में समझने के लिए लगन आरूढ़ के ही 4th भाव से हमें समझना होगा। अब जिस व्यक्ति के बारे में हम समझ रहे हैं उसका भी आरूढ़ बनाना आवश्यक है, क्योंकि वो एक दैट विल गिव अस अनदर कपल ऑफ डिटेल्स अबाउट दैट पर्सन। जैसे कहने का मतलब है, हम पत्नी के बारे में देख रहे हैं, लगन आरूढ़ से पहले हम जो पत्नी के बारे में उसमें आ रहा है उनको हम सब नोट डाउन कर लेंगे, समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए अमिताभ जी की हॉरोस्कोप में जो पत्नी का भाव है उसका स्वामी पंचम में गया है, और आप जानते हैं कि सप्तम का पंचम का पंचमेश के साथ बैठा है, तो सप्तम का पंचम का किसी भी प्रकार से संबंध बनता है तो लव मैरिज होती है। अमिताभ बच्चन जी की जय बहादुरी से लव मैरिज होती। इसके अलावा
अब जया भादुड़ी का जो बिहेवियर है वो इससे पता चल रहा है, वो उनका फिल्म लाइन से संबंध है। शुक्र यहाँ बैठा है, नीच का है, फिर उसका नीचभंग है। सूर्य है, वो राज्यसभा की मेंबर है, पॉलिटिक्स में है काफी लंबे समय से। आज मेरे ख्याल से 4th टर्म उनका होगा, उनको पार्लियामेंट के अंदर गए हुए 15 से 20 साल तो हो गए हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि है गुस्सैल है, गुस्सैल है मंगल की वजह से, मंगल की वजह से बहुत गुस्सैल है वो, और बुध की वजह से दिमाग वाली है लेकिन गुस्से वाली है। मतलब मंगल बुध साथ में होंगे तो एक व्यक्ति का किसी भी बात पर अगर वो गुस्सा होगा तो वो कम्युनिकेट करेगा गुस्से में। क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। एक व्यक्ति तो होता है कि गुस्से में हाथ पांव मारता है, दूसरा व्यक्ति जो है गुस्से में अंदरूनी गुस्सा दिखाता है, वो बात नहीं करता है ऐसे दूसरे व्यक्ति से। 1 महीने के लिए कट जाएगा, 2 महीने के लिए कट जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि पेपरेजीज भी हैं या पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, तो जया भादुड़ी जो है वो चिल्ला चिल्ला के अपना आर्ग्यूमेंट करती हैं। ये कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। हाँ मुकेश जी बोलिए। हाँ गुरुजी प्रणाम। बहुत आशीर्वाद, बोलिए। लग्न कुंडली और लग्न आरूढ़ कुंडली दोनों लगभग एक ही तरह देखते हैं। अब जैसे इनकी कुंडली में लग्न आरूढ़ कुंडली में सूर्य तो स्ट्रांग है, लेकिन लग्न कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में है, तो किसको प्रधानता देंगे, लग्न आरूढ़ को या लग्न? देखिए लगन कुंडली जो होती है, मैंने आपको जैसे बताया कि नवमांशा को हम क्यों देखते हैं, क्योंकि लगन कुंडली हमें बहुत बार लगन कुंडली हमको धोखा देती है, मास्किंग करती है। मैं आप लोगों से शुरू की क्लासेस से बता रहा हूं कि लगन कुंडली से चीजें, वैसे तो मदर ऑफ ऑल चार्ट क्योंकि लगन कुंडली है तो इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब ये इस तरह से हो गया कि एक एमबीबीएस का डॉक्टर अब एमबीबीएस नहीं कर रहा है, क्योंकि वो न्यूरो सर्जन हो गया है। उसके पास में आप पेट की बीमारी लेके नहीं जा सकते। अब वो स्पेशलाइज है क्योंकि वो न्यूरो का यानी ब्रेन की वो सर्जरी करने में वो कैपेबल है। अब चूंकि आप लोगों का एक स्तर बढ़ गया है, तो वैसे आप लोग D1 से ही सब कुछ निकाला करते थे पहले की क्लासेस में, लेकिन अब आरूढ़ को समझ लेने के बाद आप आरूढ़ से निकालना शुरू करेंगे और ये ज्यादा वृहत्ता के साथ दिखाएगा। और प्रैक्टिकली भी आप इस बात को स्वयं अनुभव करेंगे कि व्यक्ति जो इंटरनेशनल फेम का व्यक्ति है, देखिए पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 140 करोड़ की, उस पॉपुलेशन में अमिताभ बच्चन एक अकेला आदमी है। मानते हैं इस बात को आप? हाँ वो तो है। जिनको कि गरीब से गरीब आदमी भी जानता है, पसंद करता है, और अमीर से अमीर आदमी भी जानता है, पसंद करता है। वो एक कमांड करते हैं रिस्पेक्ट अपनी, न केवल इंडस्ट्री में, की आंखों में भी, क्योंकि उनका शो बिजनेस है। तो इसकी वजह मासेस के द्वारा पॉपुलैरिटी को हासिल करने की वजह से वो इस पड़ाव पे आ चुके हैं, और जिस वो एक्टिवली फिल्मों में एंग्री यंग मैन का ओहदा या जिस समय वो उस तरह के रोल्स अदा कर रहे थे, जैसे शक्ति मूवी थी, दीवार थी, जंजीर, तो लोग टूट पड़े थे। लोगों ने जंजीर मूवी को 11-12 बार देखा। तो इसका मतलब है कि मासेस में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है विसंगति है कि सूर्य जो प्रोफेशन के चहुर्मुखी ऐश्वर्य का और उसकी प्रसिद्धि का ग्रह है, उसका अष्टमगत हो जाना ये एक विसंगति पैदा कर रहा है, जो ये जस्टिफाई नहीं कर रहा कि ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की कुंडली है जो कि इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं और वर्ल्ड के आज लीजेंड माने जाते हैं। जो स्थिति, जो मुकाम सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के क्षेत्र में ली है, वही मुकाम अमिताभ बच्चन को फिल्म वर्ल्ड में मिली है। लेकिन जी उनका एक बार जैसे हेल्थ इश्यू या एक बार जैसे डाउनफॉल हुआ, तो ये भी तो सन के उसको दिखाता ना, अष्टम में बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। तो तभी तो D1 का जो चार्ट है वो मदर ऑफ ऑल चार्ट्स है। अगर आप उसमें देखें, व्यक्ति का लगन भी स्वयं को बताता है, तो गुरु भी जीव को बताता है, स्वयं को बताता है।
और हर बार जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उनका संबंध एलिमेंट्री कैनाल से, डाइजेस्टिव कैनाल से हुआ है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हुआ है, जो गुरु के क्षेत्र का है। ब्लडर फटा, स्प्लीन फटी, बहुत सी आंतें फट गई थी कुली की शूटिंग के दौरान 1985 में। इसके बाद भी जो उनका ऑपरेशन हुआ लीलावती में हॉस्पिटल में, उस ऑपरेशन में उनकी गट्स निकाली गई, करीब करीब 5 से 6 मीटर की गट्स उनकी काट के अलग कर दी, सड़ गई थी। इसी प्रकार से उनको लिवर में उनको कुली की शूटिंग के बाद पोस्ट सर्जरी उनको लिवर में हेपेटाइटिस बी हो गया था उससे, और जॉन्डिस उनको कई बार हो चुका है। खा वो कुछ सकते नहीं है, सिर्फ दलिया खाते हैं या फल खाते हैं, वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में। तो अगर आप देखें उनका खान पान भी देखें, जैसे उनका इंग्लैंड में के मैं एक शेफ का इंटरव्यू देख रहा था, एक वहाँ 5 स्टार होटल है जहाँ की उनका प्रेसिडेंशियल स्वीट अमिताभ बच्चन जी का पूरा जीवन पर्यंत बुक है, क्योंकि उसका जो होटल का जो मालिक है वो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन है, और उस होटल में अमिताभ बच्चन ने स्टेक्स भी लिए हैं, अतः उन्होंने उसमें शेयर्स भी परचेज किए हैं। तो वो शेफ बता रहा था कि हमारा प्रेसिडेंशियल स्वीट अमिताभ जी के लिए वो तुरंत खाली कर दिया जाता है, जैसे ही हमको वहां से उनका फोन आता है कि वो आने वाले हैं, इंग्लैंड में रहेंगे, लंदन में रहेंगे, और तो वो उससे पूछ रहे थे वो प्रेस वाले कि आप उनके लिए क्या बनाएंगे। उसने कहा वो तो कुछ खाते ही नहीं है, उनके लिए हमें दलिया बनाना पड़ता है, छिलके वाली मूंग की दाल बनानी पड़ती है, बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो उसने पूछा क्या वो रोटी खाते हैं, उन्होंने कहा एक बहुत छोटा सा एक फुल्का खाते हैं। हम ज्यादातर हम उनके लिए फ्रूट्स वगैरह बना के ले जाते हैं, सूप्स वगैरह ले जाते हैं। ये बहुत समझ गए। तो ये गुरु जो है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का कारक है, वो उच्च का होने के बावजूद छठे रोग भाव पे बैठा है। तो डीवन चार्ट की अपनी भी महत्ता है, और जो सूर्य है जो कि गुड हेल्थ एंड लॉन्जिविटी का एक कारक प्लेनेट है, वो अष्टम में है, तो कई बार उनकी लॉन्जिविटी को लेके एक खतरा पैदा हुआ है। लेकिन आरूढ़ इस बात को ज्यादा बलवती तरीके से बता रहा है कि किस शख्सियत मुलाकात कर रहे हैं। महाभाग्य योग बन रहा है, दसम का स्वामी लगन पे बैठा है, लगन का स्वामी त्रिकोण में बैठा है, नीच का होकर उसका नीच भंग है, क्योंकि वो बुध के साथ है, मंगल के साथ है, सूर्य के साथ है, तो उसका नीच भंग भी हो रहा है। सर एक क्वेश्चन और था कि यही उसमें जैसे उनकी वाइफ गुस्से में जैसे बोलती है, ये मरकरी उच्च के कारण ऐसा होता है? उच्च का मरकरी बैठा है। नहीं, ये सप्तमेश आप देखिए कौन है, हाँ, सप्तमेश सप्तमेश नीच का मंगल है, और लेकिन मंगल ये नीच का कहाँ है? नीच का मंगल कर्क का नीच का मंगल नहीं कह रही, मतलब स्कॉर्पियन राशि का मंगल है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। तो वो हर्ट हो जाते हैं, ज्यादा इमोशनल, और उसमें वो करते हैं फिर। क्योंकि मंगल शुक्र के साथ और बुध के साथ है। और अगर यही जुपिटर सर 8th में, जैसे इनका, एक मिनट, जैसे ये जुपिटर इनका उच्च का बैठा है, लेकिन 9th में अष्टम का मालिक होके भी अगर ये जुपिटर यहाँ पे होता तो इसका क्या असर होता सर? जैसे इनकी राशि में यह उच्च का जुपिटर बैठा है 4th हाउस। देखिए जो गुरु है इनका अष्टम राशि का, यानी आपका प्रश्न मैंने सुन लिया है, मैं बता रहा हूँ जी। गुरु जो है वो अष्टम राशि का भी मालिक है, तो लाभ भाव का भी मालिक है, और ये परफॉर्मिंग आर्ट्स में बैठा है, पुरुषार्थ में बैठा है। तो आप ये कि उच्च का होके बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव जो है वो सडन गेन का, सडन लॉसेस का भाव है। चाहे चूंकि आयु मृत्यु का भाव है, तो ये सडन लॉस उनको आयु से मृत्यु की तरफ को लेकर जा रहा था। सडन जो लॉस हुआ था कुली की के दौरान, इनकी स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा था और ये बड़े मस्कुलर थे। इसमें जो स्टंट थी, वो स्टंट ज्यादातर हीरो के डुप्लीकेट्स करते हैं, लेकिन उन्होंने डुप्लीकेट को मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं खुद करूंगा। और उछल के वो विलेन जो पुनीत सर था, उसके वो मारने के लिए आए, लेकिन पुनीत सर के थोड़ा हट जाने की वजह से वो उनका पेट एक वहां रखे मेज के कोने पे लगा, उससे फट गया था, उससे पूरी तरह से फट गया, उनका स्प्लीन फट गया, गॉल ब्लैडर फट गया, कई बातें फट गई,
उनके लिवर को बहुत डैमेज हुआ, क्योंकि लिवर भी उसी साइड पर थी। तो इस वजह से उनको बिल्कुल मरणासन हालत में, और क्लिनिकली उनको मृत घोषित किया गया 2 बार, फिर रिवाइव किया गया। तो आप ये देख रहे हैं कि अष्टमेश का पूरा दारोमदार वो गुरु दिखा रहा है, जो कि जीव का कारक है, आयु मृत्यु का भाव का स्वामी, आयु मृत्यु के भाव में ही बैठा है। लाभ भाव का, रिकवरी के भाव का भी है, उच्च के होके पंचनवम बैठा है, तो उसे रिकवरी दी, और वो बिल्कुल डिवाइन सिचुएशन दिखाई पड़ी रिकवरी की। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी तो जैसे त्रिशडाय का वो होके उसमें ही बैठा है, उसका जो पेट है, अगर ये 9th में बैठता त्रिशडाय का कहाँ है मीनू जी? आप नहीं, ये कैसी बातें कर रहे? 4th उसमें त्रिशडाय मैं क्या है? बोलूं कि 3, यहाँ पे 6 बैठा and हुआ। 11 है, हाँ। 11 का है वो, ये हाँ। आकारक भाव का स्वामी, आकारक भाव। कारक भाव का आकारक कौन सा भाव है? नहीं सर, ये अष्टम और 9 11, में बैठा अष्टम और 11 आकारक हाउस हुआ ना। अकारक हाउस नहीं होता 11। अष्टम हाउस तो आपको आयु दे रहा है, अष्टम हाउस विरासत दे रहा है। अष्टम हाउस से ही आपको जो है इतना महत्वपूर्ण भाव है अष्टम भाव, वही आपको अष्टांग योग देता है, वही आपको जो है गहराई में डूबने की एक समझ देता है, मेडिटेशन देता है। ये अकारक ना, जिन्होंने ये इसका कोर्स किया है लाल किताब का, लाल किताब जो है वो वैदिक ज्योतिष से फर्क है, और वो हमारी जो है, ये हमारा वैदिक ज्योतिष वेदांग है, वेदों के 6 अंगों में से एक है। और जो लाल किताब है ये लिखी गई है 1900 में, कुछ 1954 नहीं 1932 में है, तो 1939 में लिखी है, लुधियाना में कहीं पंजाब में, रूपचंद जोशी जी। रूपचंद जोशी। तो उसके ब्रदर के लिए देखना हो तो आपके थर्ड हाउस को देखने वो आपने बोला है, जी तो जी जो उसमें कर्क राशि है जी। और मून 6th हाउस में गया है, तो ब्रदर हाँ के साथ आपने बोला कि जैसे ब्रदर का वाइफ का देखना, तो कैसे ये यहाँ कैसे आप देखेंगे? नहीं, आप देखिए ना, उनके ब्रदर जो हैं वो बड़े नॉन डिस्क्रिप्ट हैं। अमिताभ बच्चन ब्रदर उनके वैसे तो इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब वो, उनकी जो मिल्कियत होगी वो मुझे नहीं लगता कि 15 करोड़ 20 करोड़ से ज्यादा की है। मैं अमिताभ बच्चन से मिल चुका हूँ, क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उस समय, मैनेजमेंट कर रहा था, और जब ये इलेक्शन इनके हुए थे मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो हम अमिताभ बच्चन से मिलने जाते थे जब ये हेमवती नंदन बहुगुणा के अगेंस्ट में राजीव गांधी जी ने के लीडरशिप में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और जीते थे इलाहाबाद से। तो हम इनके उसमें हम जाते थे, इनके ऑफिस में, ऑफिस का इंचार्ज अजिताभ बच्चन था, तो अजिताभ बच्चन से मिलते थे। उनकी हाइट भी बहुत कम है, वो 5 फुट 7 इंच के हैं और दुबले पतले हैं, गोरे बहुत जरूर हैं। इंग्लैंड में वो रहते थे और बीच में आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी जो अपनी मिल्कियत है, जो उनका, और उनका अपने इक्वेशन भी अपने बड़े भाई से बाद में खराब होते चले गए, क्योंकि आप देखिए तृतीय का मालिक छठे में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर नीच का जरूर है, और नीच का होके फिर उसका नीच भंग राज हो गया। तो जब अच्छा था तो अमिताभ बच्चन ने उनको सपोर्ट भी किया, लेकिन चूंकि अष्टमेश होकर ये गुरु यहाँ उच्च का बैठा है, तो अष्टमेश भावात भावम न्याय के अनुसार अष्टम व तृतीय भाव से ऑलमोस्ट चीजें एक तरह की दिखती हैं। आयु मृत्यु का भाव को ये एक्सप्लेन करता है। यहाँ गुरु उच्च का है, उच्च का होने का भी फल दे रहा है, लेकिन साथ में वो अष्टम भाव की स्थितियों को दिखा रहा है, सिबलिंग को लेकर। अच्छा, ऐसे वो जो ये कुंभ लग्न जो D1 में कुंभ लग्न है, थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो अष्टम में गया है, तो वहां से वो 6 में गया, तो वो आपने बोला कि जो सेपरेट हम देख में गया, अष्टम में गया, नहीं, थर्ड से 6 में गया ना, जैसे थर्ड हाँ, हाउस का में गया, रूट निकाले थर्ड अपने हाउस से का। छठे में गया, अपने से छठे में गया। हाँ, थर्ड, तो 6 लेने का, जो थर्ड हाउस का रूट निकालने के लिए, तो ये होगा लग्न हो जाएगा ना, कुंभ लग्न हो जाएगा थर्ड का आरूढ़। आप देखिए ना, लिखा हुआ है यहाँ पे थर्ड पी का मतलब है आरूढ़ या पदा, इसको हाँ, पदा भी कहते हैं। तो थर्ड का पदा देखिए लगन पे आ रहा है, 11th का पदा लगन पे आ रहा है। हाँ, तो हाँ, इससे भी हम देख सकते हैं, ऐसे जो ब्रदर के साथ का जो रिलेशनशिप
बिल्कुल 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 देख सकते हैं। तो ऐसे इसी तरह से नहीं, उसको थर्ड में नहीं रखने का नहीं, ये 11 जो है जो कुंभ लग्न आया थर्ड का आरूढ़, हम्म। तो उसको आप थर्ड हाउस में प्लेस नहीं करने का, नहीं, उसे तो आपको लग्नवत करके देखना है। लग्नवत करने का। जब हाँ, आप लग्नवत करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसी स्थिति है। तो आप ये देखिए कि उसके ब्रदर के उसमें चूंकि रिलेशन। एक क्लस्टर ऑफ प्लैनेट अष्टम भाव में है, तो उनको लेकर संबंधों में बहुत ज्यादा गिरावट भी आई है, क्योंकि अष्टम भाव यहाँ हैवीनेस में आ जाता है। हैवीनेस बराबर। ऑफ एट्थ हाउस की वजह से रिलेशंस में बहुत डिप आता है। सर एक और बात भी तो है, जिससे उच्च का ग्रह जुपिटर ये वीडियो ऑन करके बात कीजिए प्लीज। हमारे वहाँ मेरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि हम वीडियो ऑन करके सर बोल। एम आई सर कैन यू सी नाउ? हाँ आप देख पा रहे हैं सर, क्योंकि मैं हाँ। ट्रेवल कर रही हूँ अहमद का। सो सर मेरा कहना था कि जैसे जुपिटर एग्जॉल्टेड है, हाँ। बट अगर जुपिटर कर्क की वजह से एग्जॉल्टेड है, तो कर्क राशि तो छठे भाव में आ गई है, तो एग्जॉल्टेशन का पूरा प्रभाव तो दिखेगा नहीं। और वैसे भी शुक्र की राशि में जुपिटर बहुत अच्छे नहीं माने जाते, तो फादर जो ब्रदर से इक्वेशन है तो वो शुक्र बहुत की राशि में कहाँ है जुपिटर? नहीं, कर्क राशि शुक्र में। के लगन में, शुक्र के लगन में, शुक्र के लगन में हाँ, गुरु अच्छे नहीं माने जाते। गुरु अच्छे नहीं माने हाँ, जाते। ठीक है। और ये जो गुरु उच्च की नजर आ रहे हैं कि ये जैसे डिस्पोजिटर का रूल होता है, डिस्पोजिटर ताकत देता है। अगर जुपिटर कर्क ही पहुंच गया, आपका मून ही पहुंच गया सिक्स हाउस में, तो ये बहुत एम्पावर्ड जुपिटर नहीं है यहाँ पर। नहीं ऐसा देखिए, हम लोगों को हम ऐसे टॉपिक पे उलझ रहे हैं जिसमें हमारे को कुछ भी नॉलेज नहीं है। हमें नहीं मालूम कि अमिताभ बच्चन से अमिताभ बच्चन की क्या रिलेशन। दूसरा, जो फिल्मी मैगजीन्स में जो भी बातें आती हैं वो एक गॉसिप होती है, वो कोई फैक्चुअल बात नहीं है। हम इसलिए मैं आप लोगों को लगन आरूढ़ को करा रहा हूं, क्योंकि लगन आरूढ़ से हम उन बातों को देख पाएंगे जिन्हें की पूरी दुनिया जानती है, जैसे कि उनकी वाइफ से उनके इक्वेशन एक समय पर बहुत खराब हुए हैं रेखा को लेकर, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि उनकी वाइफ एक राज्यसभा की मेंबर है, हम जानते हैं उनकी वाइफ काफी गुस्सैल है, हम ये भी जानते हैं उनकी वाइफ बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस रही है। वो सारी की सारी चीजें यहाँ से दिख रही हैं। क्लस्टर पंचम भाव में बैठा है, क्रिएटिविटी के भाव में बैठा है। तो जया भादुरी अपने समय की एक अच्छी नेचुरल ब्यूटी की और साथ में टैलेंटेड एक एक्ट्रेस रही हैं। दूसरा, उनको गुस्सा आता है, ये बात हम जानते हैं, क्योंकि कई बार जो है हम पार्लियामेंट न्यूज वगैरह में देखते हैं कि उनके गुस्से को भी देखते हैं। और जिस समय वो प्रेस वालों पे चीख चिल्ला रही होती हैं, लोग वीडियोस शेयर करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो बहुत गुस्सा होती है। इसी प्रकार से नीच के शुक्र के साथ बैठा है, तो उनको डिस्टर्बेंस किस वजह से हुआ है? इनके ये बिलेविड का भाव है, इनके पति के बिलेविड के भाव में नीच के शुक्र का होना एक छिपी हुई रिलेशनशिप को दिखा रहा है। लेकिन नीच भंग होना वो एक बहुत बड़ी फिल्म तारिका के साथ भी दिखा रहा है। नीच भंग होना ये भी दिखा रहा है कि वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा समय तक छिपा हुआ नहीं रह पाएगा। तो हमने इन सब बातों को अनुभव किया है। अब असल में जगदीश मेहता साहब ने, स्वाति, आप लोगों ने जो टॉपिक उठाया है अमिताभ बच्चन का, उनके सिबलिंग का, उसके बारे में हम धेला नहीं जानते। मैं इतना जरूर जानता हूं कि अमिताभ बच्चन जब इलेक्शंस में खड़े हुए थे इलाहाबाद में, तो उनके इलेक्शन के ऑफिस के इंचार्ज अमिताभ बच्चन थे, और उस समय पे भाइयों में अच्छा प्यार था। और ये भी मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन का जितना भी बिजनेस इंग्लैंड के अंदर है, लंदन में है, या उसके सबर्ब में या लेस्टर वगैरह में है, वो सारा का सारा अमिताभ बच्चन ने ही स्टैब्लिश कराया था। लेकिन चूंकि अमिताभ बच्चन ने ही स्टैब्लिश किया था, और अमिताभ बच्चन को इसीलिए प्रेसिडेंशियल स्वीट भी उन्होंने वहां लंदन में लिया था। इसके अलावा होटल्स में उन्होंने शेयर्स लिए थे, इसी होटल में 5 स्टार में, जिसमें उनका प्रेसिडेंशियल स्वीट फॉर लाइफ बुक है। इसके अलावा मैंने ये भी सुना था कि बाद में अमिताभ बच्चन के साथ में उनके डिफरेंसेस फाइनेंसेस को लेकर हो गए थे। तो चूंकि उनके फाइनेंसेस को फॉरेन में, इंग्लैंड में अमिताभ बच्चन हैंडल कर रहे थे, तो उसमें अमिताभ बच्चन को थोड़ा एक डिफरेंस ओपिनियन हो गई थी। और ये होता है, अगर भाई लोग जो है आपस में, भाइयों में फाइनेंशियल शेयरिंग केयरिंग होती है,
तो किसी न नहीं किसी सर, समय पे सर धर्म। यही जानना था कि दूसरी रिलेशनशिप ऐसे कैसे आरूढ़ से देख सकते हैं। अजिताभ बच्चन की कोई जो इतना ये नहीं है, लेकिन इससे ऐसे देख सकते हैं, वही जानना था कि दूसरी हाँ, रिलेशनशिप मैं कैसे आपकी बात समझ गया। नहीं नहीं, मेहता साहब आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ना ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि हम किसी भी बात में आरूढ़ को तब हम पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे जब उस रिलेशन से, अभी आप मुझसे कहेंगे जय बहादुरी को लेकर सप्तम को आप एक्सप्लेन कर दीजिए लगन आरूढ़ से या सप्तम के आरूढ़ से, तो मैं बड़ी इजीली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बराबर। क्योंकि सप्तम का भाव का स्वामी अपने से दूसरे गया है, वहां से दो काउंट करें तो तुला से तुला से आप देखिए सेवंथ पी लिखा हुआ है, तो तुला से इनका बनेगा सप्तम का आरूढ़। तो आप देखिए उनकी जो वाइफ है वो नेचुरल ब्यूटी है, उनकी वाइफ के साथ में, और वो गुरु उच्च का दसम भाव पे है, तो वो उनके एक इलस्ट्रियस कैरियर को भी दिखा रहा है, और उनका भी एक महाभाग्य योग बन जाता है। दसम का स्वामी लगन पे बैठा है, तो वो राज्यसभा की मेंबर है। अपने समय में भी वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती थी। मैंने उनकी गुड्डी, मिली, इस तरह की मूवीज देखी हैं जो अमिताभ बच्चन के साथ, धर्मेंद्र के साथ वो आई थी। उस समय उनके रोल को बड़े बड़ा सराहा गया था, और इनफैक्ट डायरेक्टर्स उनके रोल के, अभिमान में वो आई थी, डायरेक्टर्स उनके लिए लाइन लगाते थे उस समय। इसके अलावा जो लगन का स्वामी यहाँ पे नीच का होके फिर उसका 12th हाउस में नीचभंग राजयोग है, तो वो दिखा रहा है कि उनके हेल्थ को लेके कोई ना कोई स्थिति रहेगी, उनके अपने मन की स्थिति, क्योंकि मन का प्लैनेट चंद्रमा बैठा है, और लगन का स्वामी जो है द्वादश भाव में बैठकर नीचभंग राजयोग बना रहा है मंगल के साथ, तो उनके गुस्से की वजह से उनकी इल हेल्थ की तरफ भी दिखा रहा है। सूर्य जैसा प्लैनेट भी यहाँ बैठा हुआ है, मरकरी भी, तो एरर ऑफ जजमेंट्स को भी दिखा रहा है। अभी मैंने सुना है कि अभिषेक बच्चन की शादी के टूटने के पीछे जया भादुड़ी और ऐश्वर्या राय के बीच में डिफरेंसेस है, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम ऐसा है। रेट्रोग्रेड मरकरी क्या एरर ऑफ जजमेंट एंड कम्युनिकेशन में जो वर्डिंग्स होनी चाहिए, हाँ, क्रॉस द लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। देखिए कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो मार्गी ग्रह जो होता है, इसको सौम्या बोला जाता है, बुध को, यानी सौम्य ग्रह होता है। लेकिन जब ये वक्री हो जाता है तो इस सौम्य नहीं रह पाता, और इसकी जो अपनी फितरत होती है वो काफी उग्र हो जाती है। रेट्रोग्रेड मरकरी को मार्स का ही तरह का प्लैनेट माना जाता है। अच्छा, अब आप देखिए हाँ सर इनका सैटर्न जो है रेट्रो होकर के लगन में बैठा हुआ है, आरूढ़ लगन में, वो क्या बताता है सर इनकी कैरेक्टर, इनके पर्सनालिटी के बारे में? देखिए रेट्रोग्रेड जो प्लैनेट होता है वो प्लैनेट मतलब जैसे कहने का मतलब है कि ये माना जाता है कि मटेरियल लाइफ के अंदर वो प्लैनेट आदमी को बहुत उठाता है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में जो खुशियां मिलनी चाहिए, जो खुशियां आपको अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने बच्चों की तरक्की से एक पिता जो खुश होता है, तो अमिताभ बच्चन को आप देखिए कि उनकी जो बेटी है वो नंदा परिवार की बहू थी, श्वेता नंदा, उसका भी डाइवोर्स हो गया है, तो उनको दुखी मिला है अपनी बेटी को लेकर भी। बेटी आजकल अपने पिता के साथ है। इसी प्रकार से है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो अचीवमेंट देगा, बट उसकी पर्सनल लाइफ में वो पर्सनल लाइफ में अचीवमेंट नहीं देगा। सर दूसरा चीज ये पूछना था सर कि जैसे इनकी राहु बैठा हुआ है ये 4th हाउस में सर, जी जी, जो उनकी मम्मी का घर है। हाँ, तो उनकी मम्मी पंजाबी थी। हरबंस राय बच्चन एक श्रीवास्तव कास्ट के यूपी के थे। उनकी जो सेकंड मैरिज से थी वो तेजी बच्चन, और तेजी बच्चन जो है वो तेजी खन्ना वगैरह वो थी, पंजाबी थी, सिख नहीं थी, सिख परिवार को बिलोंग करती थी, पंजाब से थी, सेकंड मैरिज में आई थी हरबंस राय बच्चन की। जी सर, यहाँ एस्पेक्ट को देखना है कि नहीं सर? हाँ, एस्पेक्ट को देखना, बिल्कुल आपने उसी कुंडली की तरह इसको पढ़ना है, उस देखना है। अच्छा, यदि इनका हम सर धन सेकंड हाउस को वो करेंगे तो 9 नंबर का लगन बनेगा सर। सेकंड हाउस को आपको 8 नंबर का लगन बनेगा। हाँ, 8 नंबर का बनेगा, मतलब इनके दसम भाव से बनेगा। जी सर, की कुंडली के दसम भाव से बनेगा। 9 नंबर की राशि इनके सेकंड हाउस में आ जाएगी सर।
फाइनेंस के जज जी, वहां से सर इनका फाइनेंस को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं सर, वो थोड़ा देखिए। अब एक बात ये देखिए, सबसे पहले तो द्वितीय भाव जो धन का भाव है, वो द्वितीय उनका वृश्चिक राशि में दसम भाव से उदित हो रहा है आरूढ़ में, तो वो साफ दिखा रहा है कि ये हमारे बोलने का भी भाव है, हम किस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वाक का भाव है द्वितीय भाव। अगर आप देखें तो इनका बोलने का तरीका, सभी जितने भी इनके कंटेम्पररी हीरो थे, दिलीप कुमार की आवाज जो है, आप देखिए दिलीप कुमार की आवाज बहुत सॉफ्ट थी, ऊपर नीचे मेल एंड फीमेल के बीच की वॉइस थी। देवानंद की वॉइस जो है आप देखते थे कि बिल्कुल कभी बचकानीपन की हो जाती थी, कभी ऊपर। धर्मेंद्र की वॉइस स्टेडी थी, लेकिन धर्मेंद्र की वॉइस भी सॉफ्ट थी। वो तो बात बात की मूवीज में मैं तेरा खून पी जाऊंगा वो करके वो एक्टिंग में बोलते थे, अदरवाइज लेकिन अमिताभ बच्चन की जो वॉइस थी, दैट बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ एज एन एक्टर। अमिताभ बच्चन की जो वॉइस थी वही उनके रोजगार में एक प्रबलतम चीज बनी। अमिताभ बच्चन बहुत स्पष्ट बोलते थे, बहुत गहराई से बोलते थे, और उनकी वॉइस जो है बहुत कड़क किस्म की वॉइस थी। तो एक तरह से दिखाई पड़ता था कि उनकी एक्टिंग में एक बहुत बड़ी छाप छोड़ती थी वो। तो ये भाव जो उनका है दसम भाव से उसका आरूढ़ निकल रहा है। दूसरा जो है धन से संबंधित जो भाव है उसका आरूढ़ चूंकि दसम से निकल रहा है, वही दिखा रहा है। वो किसी बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे। श्री हरबंस राय बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे अंग्रेजी विभाग के। तो वो एक दो ही वॉज नॉट वेरी ऑर्डिनरी, क्योंकि वो उसके पहले वो इंग्लैंड भी गए थे और पीएचडी उन्होंने वहीं से इंग्लैंड से की थी, कैम्ब्रिज वगैरह से। लेकिन एक इलस्ट्रियस थे एज ए पोएट, बहुत मशहूर पोएट थे, लेकिन वो धनाढ्य नहीं थे। अमिताभ बच्चन उस प्रोफेशन की वजह से धनाढ्य बने। अब आपने ये कहा कि इनका जो लाभ भाव है वो धन भाव से संबंधित हो गया, तो वो साफ साफ दिखाता है कि जो लाभ भाव होता है वो आपको सिलेक्टेड पैसा देता है, जो धन भाव है वो आप कंटिन्यूड इनकम देता है। जो लाभ भाव होता है कि आपने एक शेयर खरीद लिया, 1 लाख शेयर खरीद लिए, उसको बेचा तो आपको लाभ हो गया, इसीलिए उसको लाभ भाव बोला जाता है। आपने एक मकान को किराए पे लगाया, वो आपका 1 साल किराए पे रहा, तो 1 साल आपको लाभ हुआ। 1 साल के बाद में वो खाली हो गया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने आपको लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए इसको लाभ भाव बोलते हैं, क्योंकि वो चाहे सट्टा बाजारी से हो, म्यूचुअल फंड से हो, शेयर मार्केट से हो, या क्रिप्टो करेंसी हो, कहीं से भी हो, या कोई आपको एकदम से लाभ की स्थिति, कोई कंपनी आपको ईसॉप्स दे दे, बोनसेस दे दे, वो तो 11th हाउस से देखे जाते हैं या जो कमीशन जो सेल्स का मिलता है वो 11th हाउस से देखा जाता है। जो आपको तनख्वाह मिलती है या जो पैसा आपको कॉन्टिन्यूस मिल रहा है, जिसे आप एक बेस मनी के रूप में आप जमा करते हैं अपने बैंक के अंदर, वो आपका सेकेंड हाउस से आता है। ये दोनों में फर्क है। सेकेंड हाउस से अगर किसी आदमी की तनख्वाह एक गवर्नमेंट सर्वेंट की 15,000 है तो 15,000 आएगी, बीच में पे कमीशन आ गया, उस पे कमीशन ने उनको 1 साल का एरियर दे दिया, तो वो 11th हाउस से आएगा। ये तो सर यहाँ पे जैसे जुपिटर जो सेकंड हाउस का मालिक है वो बैठा हुआ है 9th में, मैंने अपने से 8वें में गया है। नहीं, वो अपने से 8वें जाए ना जाए, वो कुंडली के नवम भाग्य भाव में उच्च का है। जो कि आपको भाग्य की स्थिति बताता है। देखिए, असल में जो इक्वेशन थ्योरी है ना, इक्वेशन थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लगन से जो त्रिकोणों के भाव हैं वो बहुत शुभ होते हैं। अगर इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे, तो जो नवम भाव है वो सेकेंड हाउस से हमेशा षडाष्टक होगा। जी, भाव जो नवम भाग्य भाव है वो धन के भाव से हमेशा अष्टम होगा। तो लेकिन जो भाग्यशाली है मुकेश अंबानी जैसे लोग, उनका भी तो ये द्वितीय भाव से भाग्य का भाव षडाष्टक है, लेकिन वो कमाते हैं ना। शापुर जी चूंकि हम लोग यहाँ पे उनके धन भाव को ही लगन वो बना दिया, आरूढ़ लगना बना दिया है, तो इससे त्रिकोण जो है वो बेटर परफॉर्मेंस दिखाएगा। बिल्कुल। यहाँ पे आप देखिए ना कि पंचम का त्रिकोण का स्वामी नवम में बैठा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया, उच्च का होके बैठा है। तो ये दिखा रहा है कि एक व्यक्ति के पूर्व पुण्यों की वजह से उसको धन की बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि आरूढ़ की बात कर रहे हैं। उसको सर D1 के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना, आरूढ़ को D1 के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ना? नहीं, आरूढ़ तो एक इंडिपेंडेंट चार्ट बन गया आपका। ओके।
अब आरूढ़ आपका डिसाइसिव चार्ट हो गया। सर जैसे हम इसमें देख रहे हैं तो सेकंड हाउस का जुपिटर भी यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, और मर्क्यूरी जो स्पीच का और कम्युनिकेशन का है वो भी एग्जॉल्टेड है, बिजनेस का है। तो दोनों ही एग्जॉल्टेड है, और ऊपर से मर्क्यूरी जाकर बैठ गए 11th हाउस में फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स में। नहीं, यहाँ पे 4 ग्रह 11th हाउस में बैठ गए, मतलब क्लस्टर आ गया 11th हाउस में, तो बहुत ज्यादा इनकम को दिखा रहा है, बड़ी इनकम को दिखा रहा है, और बहुत बड़े सर्कल को दिखा रहा है, एक्सपैंडेड सोशल सर्कल भी उनका बढ़ गया है, मतलब एलिट सोशल सर्कल को दिखा रहा है। और मरकरी सेकंड हाईएस्ट डिग्री भी तो है, सेकंड हाईएस्ट डिग्री जो इनको करियर में हेल्प कर रहा है। अमात्यकारक है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, अमात्यकारक भी है। मल्टी सोर्स इनकम भी बता रहा है, इतने सारे प्लैनेट्स। क्या? इनकम फ्रॉम मल्टी सोर्सेस। इनकम फ्रॉम मल्टी सोर्सेज, यू आर वेरी करेक्ट। मरकरी जो है व्यापार से आने वाली इनकम और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को दिखाता है। शुक्र यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका नीच भंग हो जाता है, क्योंकि बुध के साथ बैठा है उच्च के, तो शुक्र का भी नीच भंग है। मंगल जो लग्नेश है वो भी यहाँ पे लाभ भाव में बैठा है, जो कि लाभ की स्थितियों को दिखा रहा है। इसी प्रकार से गुरु से लाभ की स्थितियों में है, जो गुरु धन का कारक प्लेनेट है, लाभ का वृहद धन का कारक प्लेनेट है, उससे ये लाभ में बैठे हुए 4 ग्रह हैं, जो कि बड़ी अच्छी स्थिति में है। और गुरु जैसा ग्रह जो है वो आप देख रहे हैं कि वो उच्च का होकर भाग्य में बैठा है, जो कि धन की बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। अब आप देख रहे हैं, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था इनकी कुंडली में, वो ये है कि आरूढ़ का कितना बड़ा एक इफेक्टिव एक टूल है, जो आपको बहुत ज्यादा वृहत्ता के साथ, पेनिट्रेटिवनेस के साथ एक व्यक्ति के जीवन से आने वाली जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको पूरा मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मिरर रिफ्लेक्ट का मतलब है, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है अपने आप को। आप अगर मिरर के सामने नहीं खड़े हैं तो अपने आप नहीं देख पाएंगे कि आपकी शर्ट या आपका कोट या आपका पैंट या आपके ग्लासेस वगैरह कैसे लग रहे हैं। तो मिरर रिफ्लेक्ट का जो एक मुहावरा है वो ये दिखाता है कि ये एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत पेनिट्रेटिवनेस के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ आपको उस भाव के बारे में डिटेलिंग कर रहा है। इसलिए आरूढ़ पे बहुत से ज्योतिषी पूरा प्रिडिक्शन आरूढ़ पे करते हैं, जैसे के एन राव साहब जो हैं, बहुत से ऐसे हमारे भारतीय विद्या भवन के प्रोफेसर हैं, वो आरूढ़ पे ही अपने सारे दशाओं का इंटरप्रिटेशन करते हैं। अच्छा भाई, मैं अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप को बंद कर रहा हूं, क्योंकि हम आगे एक हॉरोस्कोप में इसको और स्टडी करेंगे, क्योंकि मुझे आपको जो है पॉइंट अपना प्रूव करना है, ताकि आगे जब हम मैरिज को डिटरमाइन करें तो हम किस तरीके से लगन आरूढ़ के द्वारा, और हम उसी तरीके से हम आपके लगन द्वारा, सप्तम आरूढ़ के द्वारा, और उपापदा जो 12th आरूढ़ है उनके द्वारा हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो मैं इसको अमिताभ बच्चन जी की हॉरोस्कोप को बंद कर रहा हूं। अब हम इंदिरा जी की हॉरोस्कोप देखेंगे। ये मिसेस इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप है। सर आरूढ़ कुंडली से मैरिज मैचिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, मैच मेकिंग जो है, मैच मेकिंग जो आरूढ़ कुंडली से आपको बताएं, मैच मेकिंग हमेशा जो होती है वो लगन कुंडली से होती है, और वो राशिगत होती है, यानी जो आपका राशि का नाथ है उस पे पूरी मैच मेकिंग का अष्टकूट मिलान आधारित है। वो चंद्रमा की राशिगत स्थिति और चंद्रमा के नक्षत्र पे आधारित अष्टकूट मिलान है। इसी प्रकार से चंद्र लग्नवत करके भी आप, लड़की का चंद्र लग्नवत करके, अपना चंद्र लग्नवत करके आप कुंडली में अच्छा मिलान कर सकते हैं, या लड़की के लगन से लड़के के लगन में अगर आप मिलान करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जो आरूढ़ है, एक आपको एडिशनल टूल मिल गया है। उस वो आरूढ़ इंडिपेंडेंटली आपको बताएगा कि उस लड़की के जीवन में सुख है या नहीं है, पति का आयु है या नहीं है। इसी प्रकार से का जब आप लगन आरूढ़ बनाएंगे तो आपको डायरेक्टली वो बताएगा कि लड़के के जीवन में वैवाहिक सुख है या नहीं है। अच्छा सर, अगर ये जो आप अभी बता रहे हैं, तो इसमें जो मैच मेकिंग के टाइम हम 4-5 जो इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं, जैसे कि
सामने ग्रूम और ब्राइड है तो उसका हम्म, आयुष्य कितना है, हम्म, दोनों का मैरिज लाइफ हैप्पी रहेगा कि नहीं रहेगा, हम्म, और एक एक दूसरे को सपोर्टिव है कि नहीं, हम्म, फाइनेंस वाइज कैसा रहेगा, वो हम्म, सब चार पांच जो चीजें हैं जो हम मैच पहले मैच मेकिंग के टाइम देखते हैं। हम्म। और तो ये आगे आप जरा उसके पर जरा लाइट हमको बताना कैसे करें आगे, क्योंकि नहीं कोई तो, भी हमारे जब क्लास फ्रेंड आएगी ना, रिलेटिव, अभी अभी मैच मेकिंग शुरू नहीं हुआ मैं था साहब। या इसलिए अभी अभी नहीं, हाँ खाली इतना सजेस्ट हाँ आपको, हाँ, नहीं वो आगे, आप निश्चिंत रहें, मैं कोई भी वो इस बहुत टॉपिक, जरूरी है। हाँ वो जो भी टॉपिक लेता हूँ वो डिटेल में। एक मिनट, मैं जरा पानी का गिलास उठा लूं, एक मिनट। ओके, थैंक यू। गुरु जी ने जो बताया था अभी, तो जो लेडीज के जो फीमेल के लिए जो गुरु का लॉन्ग मैरिज लाइफ के लिए जो गुरु को देखते हैं, तो ऐसे मेल के लिए क्या होता है वो पूछ गुरु जी को जरा पूछना है कि मेल के लिए लॉन्ग मैरिज लाइफ के लिए क्या देखा जाएगा, शुक्र ही देखा जाएगा या गुरु भी, उसमें भी गुरु चलेगा? 8th हाउस, 8th हाउस। 8th हाउस प्लेसमेंट और इसके लॉर्ड के हिसाब से एंड इट्स रिलेशन टू द 7th हाउस से हम लोग को पता चलेगा कि लॉन्गेविटी ऑफ द स्पाउस क्या है। स्पेसिफिकली फॉर लेडीज ये जुपिटर अलग दिखाता है, जैसे इट्स गुरु अ कारक, सौभाग्य का कारक है कारक वो है। बोलते हैं, लेकिन ये मेल का 8th हाउस और उसका लॉर्ड का जो कैसा रहेगा प्लेसमेंट, हाँ, उसके करते हैं। उसके हिसाब से साथ 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 शुक्र की भी स्थिति देखनी होगी, क्योंकि कारक ग्रह तो शुक्र ही है। शुक्र है, लेकिन वो लॉन्जिविटी के लिए मैरिज लाइफ की नहीं, वो वीनस क्वालिटी ऑफ द मैरिज दिखाएगा, जुपिटर Longevity लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज दिखाएगा। या जुपिटर होगा, वीनस क्वालिटी। देश का 8th पात्र भी दिखाएगा ना। 7th और 8th हाउस का रिलेशन के हिसाब से हु विल पास अवे फर्स्ट, वो स्टडी किया जाता है। और दूसरा जो देखिए अब रेट्रोग्रेड ये जुपिटर का, मिसेस सॉरी, इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप है। मिसेस इंदिरा गांधी का ओके, आरूढ़ आप देखिए कहाँ से बनेगा। इनका लगन का स्वामी अपने से सप्तम गया है। आप बताइए, इनका लगन 10 से बनेगा, 10th बहुत हाउस। 10 से बनेगा। बिल्कुल सही है। लगन पे हो या लगन से सप्तम हो तो दसम भाव से बनेगा। ये इनका लगन का आरूढ़ बन गया। ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं सबसे पहले जनवरी 1966 से 1977 तक। दूसरा टर्म इनका 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, जब उनका असैसिनेशन हुआ। तो हमें इनकी हमने दशाओं को देखना है, जिन दशाओं में इनका काफी उन्नति इन्होंने की है। सबसे पहले आप ये मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या लगन का आरूढ़ बना देने से क्या ये कुंडली इनकी पावरफुल होती है? होती है सर, मंगल का क्योंकि एक स्ट्रेंथ बार मंगल का स्ट्रेंथ इसमें ज्यादा पावरफुल है। Yeah, it's become powerful because Rahu and Venus is in ninth. For मंगल political मंगल purpose, it will be powerful. मंगल 5वें घर में आ गया ना।
राहु इज अब फ्रॉम मंगल मल्टीपल फर्स्ट एस्पेक्ट का लॉर्ड 5वें में आ गया, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में। करेक्ट। इनकी कुंडली फोर्थ और 10th हाउस के लॉर्ड मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी राशि को ना। मगर सन तो 8th हाउस में चला गया और वो 5th का लॉर्ड भी है। 5th का लॉर्ड 8th में चला गया है। हम्म। 6th और थर्ड और 6th का लॉर्ड भी जाके 8th में बैठा हुआ है। तो इंटरचेंज हो गया Okay. 5th और 8th का लॉर्ड। So 3 and 6th lord sitting in 8th house, तो विपरीत राजयोग हो गया, लेकिन that's Mercury 8th house में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं along with the 5th lord। और प्रोफेशन का हाउस, देखिए, अब प्रोफेशन मैं का लॉर्ड Some पैटर्न दिख रहा difficulties है। regarding the 5th house matters। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही जी है। जी आ रही। जी। अच्छा, आप देखिए, सबसे पहले जो अगर आप इनकी लगन कुंडली देखते हैं तो इनकी लगन कुंडली में लगन और पंचम भाव का राशि परिवर्तन है। इसी प्रकार इसमें द्वितीय हाउस और पंचम भाव का राशि परिवर्तन है, मंगल और सूर्य का। एक राशि परिवर्तन इनका लगन और सप्तम भाव के स्वामी का है, शनि और चंद्रमा का। एक इनका जो राशि परिवर्तन है वो इनके छठे और 11वें भाव में शुक्र और गुरु का है। यानी कि कुंडली, लगन कुंडली को भी अगर आप देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कुंडली मालूम पड़ती है। लेकिन इस कुंडली की सबसे बड़ी कमी, आप किसी भी कुंडली को अगर आप देखेंगे वो कितनी भी अगर पावरफुल क्यों ना हो, या एक मिनट वो स्प्रेड उठा लो, वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उस कुंडली के अंदर बाय एनी चांस लगन का स्वामी अगर पीड़ित है तो वो कुंडली ऑटोमेटिकली जो है वीकर मानी जाती है। तो ये माना जाता है कि अगर कुंडली में लगन का स्वामी, क्या आपको नहीं लगता कि इनका लगन का स्वामी इसमें कमजोर हो जाता है? क्योंकि वो शनि जो कि कर्क लगन के लिए प्रबल मार्केश अष्टमेश है। आप लोग इस बात को पकड़ पा रहे हैं कि लग्नेश और सप्तमेश प्रबल मार्केश इसमें शनि हो जाते हैं, जो कि सप्तमेश अष्टमेश हैं, उनका लगन के स्वामी चंद्रमा के साथ। और शनि के आप जानते हैं 3 शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र और मंगल। तो शनि अपने शत्रु चंद्रमा के साथ में, चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा शनि को भी न्यूट्रल मानते हैं। लेकिन जो लगन के स्वामी को चूंकि शनि अपना प्रबल शत्रु मानता है और ये मार्केश शनि है और अष्टमेश है, उसका लगन के स्वामी सौम्य ग्रह चंद्रमा के साथ राशि परिवर्तन हो जाना इस लगन के स्वामी को अत्यंत तकलीफ दे रहा है, काफी बड़ा हिट दे रहा है। सर, क्या राशि परिवर्तन सपोर्ट नहीं करेगा? डज इट क्रिएट ट्रबल? इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊं क्या होता है। राशि परिवर्तन जो होता है वो सपोर्ट करने का उसका ये होता है कि अगर वो उसके जो ग्रह होते हैं, अगर वो ग्रह आपस में मित्रवत हैं, सौम्य हैं, बेनिफिक हैं, तब तो वो सपोर्ट करते हैं। अब अगर वो तीव्र ग्रह हैं, यानी कि वो अगर बहुत बहुत ज्यादा उग्र ग्रह हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करते। अगर आप देखिए, इनके बेटे संजय गांधी की मृत्यु इन्हीं के सामने हुई है, इनके सामने ही, मतलब माँ के सामने बेटी की अर्थी गई है। तो आप देखिए यहाँ पे सूर्य मंगल का राशि परिवर्तन है। और जो बड़ा, मतलब आप देखिए, जो संतान का जो भाव है वो आपका पंचम भाव है। लेकिन सूर्य और मार्स तो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके फ्रेंड होने के अलावा वो काफी, ये मंगल काफी इलेक्ट्रिक प्लैनेट है और काफी तीव्र गुस्से का कारक है, एक्सीडेंट्स का कारक है, सर्जरी का कारक है। और वो आप देखिए, प्लेन के एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी, मार्केस है, ग्लाइडर के एक्सीडेंट में डेथ हुई। इसके अलावा सूर्य इसमें मार्केश भी है। वैसे कहा जाता है कर्क लगन के लिए सूर्य को हम मार्केश नहीं मानते, और इसी प्रकार से सूर्य के लग्नों में हम चंद्रमा को द्वादशेश या वेश नहीं मानते, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सेलेस्टियल कैबिनेट के राजा और रानी है। तो सूर्य को मार्केश की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन सूर्य और मंगल का आपस में संबंध हो जाना,
ये इस बात को दिखा रहा है कि अगर आप देखें तो उनके जो पुत्र हैं, दोनों ही पुत्र उनके, मतलब इंदिरा गांधी पूरी तरह से इसके अगेंस्ट थी कि राजीव गांधी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होकर और एक प्राइम मिनिस्टर की पुत्री होकर उनकी फैमिली सबसे ज्यादा टारगेटेड होती है। और राजीव गांधी, जब कोई आदमी फ्लाई कर रहा होता है प्लेन, तो प्लेन को फ्लाई करना, और अगर आप देखें जिस समय इंदिरा गांधी पावर में थी, वो एक अंतराल था जिसमें इंडिया के बहुत से प्लेन हाईजैक हुए थे। अगर आप इस बात को देखें तो जो 70s की बात है, 60s की बात है, उन दिनों इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो प्लेन्स होते थे वो हाईजैक हो जाते थे, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल जितने भी एयरपोर्ट्स होते थे उनकी सिक्योरिटी इतनी प्रबल नहीं होती थी। दूसरा, अपने आप में जो प्लेन के जो इंजन होते थे वो इतने हाईली, उनके एवैक्स वगैरह उतने हाईली इक्विप नहीं होते थे, और रडार सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं था। और आप जानते हैं कि वेदर की कंडीशंस कई बार जो है बड़ी एडवर्स हो जाती हैं, और बहुत से एरियाज में इंडियन एयरलाइंस के जो पायलट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया फ्लाई करते हैं, तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि धुंध आ जाती है जाड़े के वक्त, तो उनमें फ्लाई करना अपने आप में बहुत रिस्की होता है। लेकिन राजीव गांधी हमेशा बहुत डेयर डेविल थे, वो अपनी मदर के कहने को नहीं सुनते थे, और लगातार वो इंडियन एयरलाइंस में रहे, उन्होंने सर्विस की। और वो सिर्फ संजय गांधी की मृत्यु हो जाने के बाद, संजय गांधी का ग्लाइडर में सफदरजंग एयरपोर्ट के ऊपर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो ग्लाइडर फॉल डाउन कर गया, उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने एयरलाइंस छोड़ी और वो माँ के जोर देने पे वो पॉलिटिक्स में आए। तो अगर आप देखें, जो एक संतान का इतना बड़ा हैवी नुकसान हो जाना, वो इस बात को दिखा रहा है, क्योंकि उग्रता वाला एक ग्रह है मंगल। वैसे जो मित्रवत जरूर है, लेकिन जो मित्रवत ग्रह है वो इस मामले में मित्रवत, धन के मामले में, मटेरियल फैक्ट्स के मामले में मित्रवत है, पावर के मामले में बहुत मित्रवत है। संजय गांधी बहुत पावरफुल भी रहे, और राजीव गांधी को भी बहुत मतलब काफी इम्प्रेसिव कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के थे। लेकिन जो एक्सीडेंट प्रोन होना और इतना बड़े एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु होना, ये कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं थी संजय गांधी। इवन आप देखिए उनके दूसरे, मतलब उनके जो बड़े बेटे राजीव गांधी भी जो गए हैं, वो श्री पेरुमदूर में उस समय इंदिरा गांधी मर चुकी थी, वो भी एक बम ब्लास्ट से गए। कुंडली के द्वारा तो आपको सारी बातों पता चलती हैं और उन्हीं बातों को दिखाता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ लगन के स्वामी का वीक होना एक बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न है। लेकिन अगर आप लगन का आरूढ़ इसमें बनाते हैं तो आपको एक बात जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि लगन का स्वामी यहाँ पे मजबूत है, क्योंकि वो त्रिकोण में बैठा है। इसके अलावा जो द्वितीय भाव है और भाग्य भाव है, उसका राशि परिवर्तन है। द्वितीय भाव एम्पावरमेंट का भाव भी है, वेल्थ का भाव है, धन का भाव है। इसके अलावा वो एम्पावरमेंट का भाव भी होता है, और एम्पावरमेंट 4 तरह से देखी जाती है। गुड हेल्थ की एम्पावरमेंट होती है। इसके अलावा जो आप वर्क कर रहे होते हैं उसमें अगर आप प्रोग्रेसिव होते हैं तो एम्पावर्ड होते हैं। एम्पावर्ड आप धनाढ़ होके भी होते हैं, और एम्पावर्ड आप होते हैं अगर आपको शक्ति आपको मिल रही है, पावर अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, तो एम्पावर्ड तो वह है। और भाग्य भाव के स्वामी के साथ में उनका राशि परिवर्तन भी है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका जो 10th भाव का स्वामी है, वो 10th भाव का स्वामी या 4th भाव का स्वामी आपस में राशि परिवर्तन योग बनाता है, जिसकी वजह से 4th भाव जो कॉरोनेशन का होता है, राजपोशी का होता है। तो जो अगर आप इनकी कुंडली को देखें तो इनकी जो राजपोशी हुई है वो ये बनी है, जो प्राइम मिनिस्टर बनी है वो ये बनी है 1966 के जनवरी में। तो अगर हम इसको 66 में जाते हैं, ये गुरु और सूर्य में ये बनी है, गुरु और सूर्य के लास्ट पार्ट में, क्योंकि ये जनवरी 66 में बनी है। गुरु चंद्र में बनी है, गुरु चंद्र पंचनवम है, गुरु से दृष्ट भी है,
गुरु का 9th एस्पेक्ट है चंद्रमा पे। इसी प्रकार से हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, इसमें अगर आप देखें तो गुरु की चंद्रमा पे दृष्टि भी पड़ रही है, तो इससे भी एक एम्पावरमेंट, इससे भी एक अच्छी बात यह निकलती है कि जो गुरु हैं वो उनके 9th हाउस के स्वामी हैं यहाँ पे, और जो चंद्र हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, यानी केंद्र के केंद्र का स्वामी, मतलब त्रिकोण का स्वामी केंद्र के स्वामी पे दृष्टि कर रहा है, और वो पंच नवम संबंधों के साथ है। तो जो जिस दशा के अंदर ये बनी है वो गुरु चंद्र की दशा है, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर बनी है। गुरु में मंगल में भी उन्होंने अच्छा किया है, गुरु में मंगल चतुर्दशम है, और जो गुरु है वो नवमेश है, और मंगल जो है वो लग्नेश है। तो गुरु में मंगल भी इस बात को जस्टिफाई कर रहा है, और 66 से 77 तक वो रही प्राइम मिनिस्टर। तो 1977 का मतलब है 1977। तो अगर आप देखें तो 71 में वो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी जीता है। तो शनि की महादशा उनके लिए कितनी प्रबल अच्छाइयां लेके आई हैं। आप देखिए, शनि में उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया और भारत को विजय दिलाई। तो उस इलेक्शन में भी इन्होंने स्वीपिंग इलेक्शन था, जिसमें इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था, उन्हें वो प्राइम मिनिस्टर चुनी। मैंने उसको सबको क्लब कर दिया है, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर 4 बार बनी थी। मैं ओथ सेरेमनी को नहीं गिन रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी को गिन रहा हूँ। इस बीच में जब 1971 का जो युद्ध भारत ने जीता था, तो मिसेस गांधी को जो मैंडेट मिला था, उसके तुरंत बाद जो इलेक्शन में वो बहुत भारी मैंडेट मिला था, ऐसा ही जैसा प्राइम मिनिस्टर मोदी को अभी मिला था 2014 और 2019 में। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी मिला है, उसमें तो बड़ी हंग सरकार बन गई है। लेकिन ये जो इनको मिला वो इस वजह से क्योंकि शनि में शनि चल रहा था। तो क्या आप में से कोई बोल के बताएगा कि जो लगन आरूढ़ से क्या बात दिख रही है दशा का इंटरप्रिटेशन की शनि में शनि उनका इतना प्रोटेक्टिव रहा? शनि दशमेश भी है और एकादशेश भी है, और चंद्रमा जो है वो सुख का कारक है, यहाँ पे सुख भाव का स्वामी है, 10th भाव पे बैठा है। तो शनि के साथ में उसका संबंध बन रहा है, एक राजयोग यहाँ बन रहा है, जिसको हम लगन के साथ में एक बना हुआ योग अच्छा नहीं मान रहे, क्योंकि यहाँ पे लग्नेश चंद्रमा है। तो लग्नेश चंद्रमा हो जाने की वजह से चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, और शनि यहाँ मार्केज हस्तमेश है। इस वजह से इसको हम एक वेद मान रहे हैं लगन के ऊपर। अच्छा, जो मेल्स हॉरोस्कोप में अगर आपको लॉन्जिविटी ऑफ मैरिटल लाइफ देखनी है या मैरिज की स्थिति देखनी है तो शुक्र कारक है, शुक्र ही इसका स्वामी है। गुरु जो है लॉन्जिविटी ऑफ मैरिटल लाइफ को इस तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि गुरु जो अगर कुंडली में अगर अच्छा होता है व्यक्ति की कुंडली में, तो उसका संबंध अपनी पत्नी के साथ और पत्नी से मिलने वाली जो संतान है उसके साथ अच्छा होता है। और गुरु चूंकि कुटुंब का कारक है, तो गुरु कोहेसिव पावर से कुटुंब को बांध के रखता है। लेकिन गुरु विवाह का प्राइमरी कारक, शुक्र तो वो विवाह का कारक है, प्राइमरी कारक है, लेकिन गुरु बहुत महत्वपूर्ण है लड़की की हॉरोस्कोप में, क्योंकि वो सुहाग भाव का भी है। जैसे डॉक्टर शांता ने बताया, फीमेल हॉरोस्कोप में 8th हाउस को सुहाग का भाव कहा जाता है। वैसे अगर आप देखें तो ये जो सप्तम से अगर पत्नी आ रही है तो सप्तम का द्वितीय मारक भाव लड़के की कुंडली में भी अष्टम भाव होगा, अगर आपको लॉन्जिविटी कैलकुलेट करनी है वाइफ की। जो आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे उसको मैं सुन रहा था, इसका जवाब है। अच्छा, अब आप लोग लगन आरूढ़ पे कुछ और बोलिए। एक मुकेश जी ने ये बोला था कि इसमें सूर्य की स्थिति कमजोर है। इस बात को मैं मानूंगा कि सूर्य की स्थिति कमजोर है, लेकिन मैं साथ ही आपसे ये कहूंगा कि जो सूर्य हैं वो पंचमेश हैं, त्रिकोणेश हैं, और गुरु से दृष्ट हैं। तो जो स्थिति का कमजोर होना है उस पे काफी हद तक ये अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। उसका 9वें भाव का स्वामी होकर गुरु अत्यंत शुभ हो जाते हैं त्रिकोणेश पति होकर, और दूसरे त्रिकोण के स्वामी सूर्य पे वो दृष्टि पात कर रहे हैं, इसलिए सूर्य की जो अष्टम भाव में बैठने की कमी है वो ठीक हो जाती है।
अच्छा, इसलिए वो गवर्नमेंट में शी हैज गॉन अप टू प्राइम मिनिस्टरशिप। क्या करें? सूर्य अगर वीक है तो one will not go into a governmentship, but she is in a prime minister position थी इतनी साल, so that's because Guru has given the support. परिवर्तन भी है, गुरु का शुक्र का परिवर्तन है। शुक्र जो है वो पिता भाव में बैठा हुआ है, गुरु के साथ परिवर्तन बताते हुए। पिता भाव का स्वामी गुरु है यहाँ पे। अगर आप देखें तो एक तरह से उनको ये प्राइम मिनिस्टरशिप विरासत में मिली है, और सूर्य विरासत के भाव में ही बैठे हैं। ये 5th और 8th का भी है ना परिवर्तन, और दूसरा 5th और 8th का भी परिवर्तन है। तो 8th हाउस जो विरासत को दिखाता है और 5th हाउस जो पूर्व पुण्य को दिखाता है, उनका संबंध बन रहा है। तो अगर आप एक तरह से कहें, जिस समय प्राइम मिनिस्टर चुनी गई थी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद, तो उस समय मोरारजी देसाई बहुत बड़े कंटेस्टेंट थे इनके, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी होने की वजह से श्री कामराज ने अपना वेट इनके अराउंड थ्रो किया। ही थ्रू द वेट अराउंड मिसेस इंदिरा गांधी। तो जो साउथ से हमारे बहुत से एमपीज आते थे, कामराज प्लान के अंतर्गत उनको लागू करके साउथ के सारे एमपीज उनके फेवर में खड़े हो गए। उसी तरीके से डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जो शेड्यूल कास्ट नेता थे, उनके अपनी बहुत अच्छी फॉलोइंग थी, वो भी मिसेस गांधी के फेवर में खड़े हो गए। इस वजह से ये प्राइम मिनिस्टर चुनी गई। मोरारजी देसाई उसमें हार गए। तो एक तरह से देखा जाए तो मिसेस इंदिरा गांधी को विरासत का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों से अब इजाजत चाहता हूं। उसका कारण है कि हमारी क्लास 2 घंटे की पूरी हो गई है, और मैं कल बहुत 300 किलोमीटर का सफर खुद ड्राइव करके आया हूं, तो मैं अब थक गया हूं। और वैसे भी 2 घंटे की क्लास काफी बड़ी क्लास होती है, कंटिन्यूसली बोलने की वो सब। तो मैं इजाजत चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि ये नोट्स जो मैं आपको भेजूंगा तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें मिसेस इंदिरा गांधी की हॉरोस्कोप को पूरी डिटेल में आरूढ़ को समझाया गया है। अब अगली क्लास में हम 7th के आरूढ़ और उपपद आरूढ़ को हम करेंगे, ताकि हम उस पायदान पे पहुंच सकें जहां से हम समझ सकें कि हमें टाइमिंग कैसे करनी है मैरिज की, और हमें ये कैसे डिसाइड करना है कि किसी भी व्यक्ति को किस तरह की पत्नी अथवा पति मिलेगा, उसका स्वभाव किस तरह का होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी। तो सर एक छोटा सा सवाल पूछ लूं? हाँ, अगर पूछिए। इजाजत हो तो। सर ये बीटीआर करने समय अगर जो नवांशा का लग्न है उसका संबंध होना चाहिए मून या चंद्र से। अगर वो खुद मून या चंद्र हो तो फिर उसको क्या मान लेंगे, सही है? हाँ, सही है, बिल्कुल। अगर वो खुद मून या कर्क है या सिंह है तो फिर वो सही है। वो संबंध चाहे उसके स्वयं होने की वजह से हो, डिस्पोजिटिव के साथ हो, युति में हो, अथवा वो उसका नक्षत्र हो, वो अगर स्वयं है तो वो संबंध तो है ही है। अच्छा, वो एक हुआ। और दूसरा, मैं अभी इसको प्रैक्टिस कर रहा था 1-2 में, तो उसमें जब षष्ठ्यांशा चेंज करते हैं तो उसी सेकंड में D24 भी चेंज हो जाता है, तो उस केस में क्या करना है? और फिर वो इक्वेशन गड़बड़ हो जाता है। नहीं, D24 में अगर षष्ठ्यांशा इस प्रकार से चेंज हो रहा है कि चतुर्थ भाव से संबंध न बनकर पंचम से बन रहा है, या पंचम से संबंध है तो चतुर्थ से बन रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, फिर तो गलत नहीं है। लेकिन अगर वो अगर उसका अगर D24 में संबंध अगर तृतीय भाव से बन रहा है, छठे से बन रहा है, तो फिर ये खराब है। ठीक है सर। अच्छा, प्रभा कौशिक जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रभा जी। हाँ जी सर, बताइए। आपको मैंने कहा आपके जो आपने मुझे जो मेल आईडी दिया था, उस मेल आईडी पे मैं आपको 6 क्लासेस 4 बार भेज चुका हूँ, वो सारी बार बाउंस हो रही है। सर मैंने तो आपको मैंने आपको दूसरी वाली मेल आईडी दी थी ना। मैं दूसरी पे भी भेज दिया, वो भी बाउंस हो रहा है। मुझे लगता है आपकी मेल में कोई प्रॉब्लम है, अथवा आपके मेल के अंदर हमें 15 GB का क्लाउड में स्पेस मिलता है। अगर आपकी मेल भर चुकी है 15 GB, तो भी जो मेल मेरी हैं वो बाउंस होंगी। आप या तो कोई अपने बच्चों से, अगर वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेवी हैं, कंप्यूटर सेवी हैं, तो उनसे एक नई मेल बनवा लीजिए,
और मुझे आप तुरंत भेज दीजिए ताकि ठीक है आपको 7 क्लासेस भेजी जा सके। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास कब होगी सर? नेक्स्ट क्लास मैं बीच में कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूंगा कल का, लेकिन चूंकि कल की क्लास, अगर मैं कल क्लास लेता हूं तो मेरे पास नोट्स होने चाहिए जो तैयार नहीं है कल की क्लास के लिए, तो कल तो क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है सर। क्योंकि मुझे पहले उतना समय चाहिए जितने में मैं 4 से 6 पेज के नोट्स बना सकूं। पहले तो मैं 10-10 पेज के नोट्स बनाता था, फिर मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे लिखा कि आप बहुत बड़े नोट्स दे रहे हैं तो कृपा करके आप कम दीजिए, क्योंकि मैं उसमें बहुत एग्जाम्पल भर देता था और उसमें टाइमिंग ऑफ इवेंट डिविजनल चार्ट में तो हर नोट्स ही मेरे 10 पेज के 6 पेज के ऐसे होते थे, और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स और दशा में भी होते थे। तो अब मैं उसको थोड़ा छोटे कम एग्जाम्पल देके बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स पढ़ते हुए बोर ना हो। सर, आपने 5th क्लास की नोट में बताया था कि रेट्रोगेट गुरु का एस्पेक्ट भी अच्छा नहीं होता है, ऐसा आपने कुछ बताया है कि ये रेट्रोगेट तो एस्पेक्ट तो अच्छी होनी चाहिए ना गुरु की। नहीं, असल में क्या होता है कि जो रेट्रोगेट हो जाने के बाद गुरु जो है वो उतना प्रिवेंटिव नहीं रहता। जैसे गुरु का, मार्गी गुरु का जो एस्पेक्ट है वो ये माना जाता है कुंडली के अंदर जितनी भी कालिक होती है जिस भाव पे भी, उस पे अगर मार्गी गुरु की दृष्टि होती है तो पूरी कालिक जो है वो साफ हो जाती है और उस गुरु के प्रभाव से ही उस भाव के बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। लेकिन मैं जो टीचर के अलावा एक प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं प्रत्येक चीज को ऑब्जर्वेशन में डाल के देखता रहता हूँ। एक्सपीरियंस से आप बता रहे हैं। एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी बात मैं लिखता हूँ तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। तो बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं जिनकी हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड गुरु का एस्पेक्ट अगर चतुर्थ भाव पे था तो माता की मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी, माता को जो है लंबी आयु मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माता को जो है रोग कम होने चाहिए थे, लेकिन माता उनकी कैंसर से मर गई। तो ये अच्छा, मैं आप रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत आशीर्वाद। पढ़िएगा।